أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाह. अच्छा जी, वेलकम वंस अगेन टू राइस. अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माय नेम इज़ सलमान भट्ट और आप लोग मेरा नाम शायद कॉर्पोरेट लॉ के सामने देख भी रहे हैं. फॉर द टाइम बीइंग इस ओरिएंटेशन को भी मैं होल्ड कर रहा हूँ. एनीथिंग एल्स? मैं अपना थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ. Obviously associate member of Institute of Chartered Accountants of Pakistan. Meanwhile, I'm also a brand ambassador of ICAP. My last job was CFO of the company of a multinational. I was working with Rudolph Life Sciences, but now I'm a full-time teacher because मुझे शायद बड़ा मज़ा आता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, स्टूडेंट्स के साथ उनकी ज़िंदगियाँ बदलने का ख्वाब है. देखते हैं कब तक टूटता है. So फॉर द टाइम बीइंग इस ओरिएंटेशन को मैं होस्ट कर रहा हूँ. अच्छा, इनिशियली मैं इससे पहले कि हम सब टीचर्स को इनवाइट करें और उनसे उनकी स्ट्रेटजी, इस सेशन का मकसद समझ लेते हैं. इस सेशन के मकसद में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा एग्ज़ाम स्ट्रेटजी पे रहेगा कि पेपर स्ट्रेटजी हर टीचर आप लोगों के साथ डिस्कस करेगा कि कोर्स स्ट्रेटजी क्या है. उससे पहले काउंसलिंग थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस की जाएगी कि यार आप लोगों की सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, आप लोगों की अटैम्प्ट क्या है. दैट में वेरी फ्रॉम केस टू केस. ठीक है, मतलब कि डिपेंड करता है कि आप लोगों में से कौन क्या सिलेक्ट करना चाहता है. तो उस पर एक छोटा सा सेशन होगा. देन वी विल गो फॉर पेपर स्ट्रेटजी कि हर टीचर आपके साथ डिस्कस करेगा वो कैसे आपको लीड करेगा इस नेक्स्ट 4 मंथ्स में, 5 मंथ्स में. ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक छोटा सा सेशन होगा रिगार्डिंग फ़ी स्ट्रक्चर, वो जमाल साहब डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा आपको गाइडेंस देंगे रिगार्डिंग ऑनलाइन स्ट्रक्चर, क्योंकि जब से कोविड आया है तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं कि फ़िज़िकल क्लास की जगह वो ऑनलाइन क्लास को प्रेफर करता है. सो उसके अंदर जो एम्बिग्विटीज़ आती रही हैं पीछे स्टूडेंट को फेस करनी पड़ी हैं, तो उसके हवाले से एक छोटा सा सेशन है. उसके ऊपर आपको गाइडेंस देंगे, शायद सब गाइडेंस देंगे. और डेफिनेटली लास्ट में हम फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो एंटरटेन करेंगे. एंड देन डेफिनेटली सारी पाकिस्तानियों वाला काम आप लोगों के लिए कुछ रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया गया है. सो बिफोर दैट कि मैं आप लोगों से पेपर स्ट्रेटजी और टीचर्स को इनवाइट करूँ, मैं आपसे 2 बातें डिस्कस करता हूँ डिटेल में. बीइंग द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट और बहुत ज़्यादा मुझे इस टीचिंग कैरियर में ऑलमोस्ट कोई 4 इयर्स हो गए हैं स्टूडेंट के साथ डील करते करते. CFAP पढ़ाते गालबन 2-2.5 साल हो गए हैं. और इससे पहले आर्टिकल्स ऑब्वियसली मैंडेटरी है तो आर्टिकल्स मैंने भी गुजरे हैं. स्टूडेंट्स का एटीट्यूड ना 3 तरह का है. आर्टिकल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ. अब वो इंसानों वाली कैटेगरी से बाहर आ गए हैं. ठीक है, अब आप इंसान नहीं रहे फॉर द नेक्स्ट 3.5 ईयर. ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सुबह फम जाया करेंगे 9 से 5:30, उसके बाद क्लासेस, देन आपने पढ़ना भी, वो जो फिर क्लासेस 10 बजे ख़त्म हुई हैं या 9:30 बजे ख़त्म हुई हैं, फिर उसको स्टडी भी करना है. एग्ज़ाम की भी उतना ही प्रेशर है जितना वर्क प्रेशर है. सो डेफिनेटली इंसानों वाली कैटेगरी नहीं बचती आर्टिकल्स में. ठीक है, सो ह्यूमन बीइंग वाली कैटेगरी कोई. तो एटीट्यूड जो है ना वो 3 तरह का हो जाता है स्टूडेंट का. आप बिलीव करेंगे अभी नहीं, इनिशियली नहीं होगा शायद, कि इनिशियली 1-2 महीने अगर आर्टिकल में हो तो शायद इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, बट 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी जो एटीट्यूड है उसमें एक चेंज नज़र आती है. 3 तरह का एटीट्यूड नज़र आएगा. पहला, एक वो शहजादे होंगे जो सिर्फ वर्क एथिक्स को समझेंगे, या उनकी नज़र में होगा कि पार्टनर कहे कि लो जी इसके बगैर तो फर्म चल ही नहीं सकती, ये मेरा चीता है. अब उस चीते के वर्ड के लिए ना 3.5 साल सिर्फ काम करता है और पेपर पे ज़रा भी फोकस नहीं करता, और अल्टीमेटली क्या होता है, मार्केट में अनक्वालिफाइड घूमता है. ठीक है, एक अप्रोच ये है. वो सिर्फ वो चीता सुनने के लिए ना कि यार इसके बगैर तो फर्म नहीं चलनी भाई, ये मेरी फर्म का चीता, बस वो इसी चक्कर में, इसी खाम ख्याली में घूमता रहता है कि यार मैं और एफर्ट पुट करता हूँ. वो फिर
वर्क एथिक्स में और एफर्ट पुट करता है। ये मैं आपको रियल एग्जांपल्स बता रहा हूँ, मैं लोगों के नाम ले सकता हूँ जिनके साथ ये बेचारों के साथ हुआ है, ठीक है, और एक नहीं कई एग्जांपल्स हैं मेरे पास, ठीक है। वर्क एथिक्स में बेतमाशा उनकी रिप्यूट थी एक ऑर्गेनाइज, अच्छा रिप्यूट बनाने के चक्कर में बैठ जाते हैं। हालांकि ट्रेनिंग की मैं कहता हूँ एक बीइंग अ ट्रेनी आपको रिप्यूट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बीइंग अ ट्रेनी आपको मैं कहता हूँ बेस्ट काम करो क्योंकि आप लर्निंग करने आए हो। रिप्यूट बनाने के लिए ना मार्केट पड़ी है 3.5 साल के बाद, बनाते फिर ना रिप्यूट, प्रोफेशनल रिप्यूट बनाना। फर्म में ये जो रिप्यूट बनाने के चक्कर में ना जो स्टडीज़ को सेक्रीफाइस करते हो वो गलत है, ये एक एटीट्यूड है। और अगर आपको लगता है कि आपके बगैर फर्म नहीं चल सकती तो बेटा फर्म भी चलती है, दुनिया भी चलती है, कब्रिस्तान बड़े पड़े हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से जिनका ख्याल था कि उनके बगैर ये नहीं चल सकती ऑर्गेनाइजेशन एक दिन के अंदर अंदर बंदा रिप्लेस कर लेती है। सो आप लोगों का मेन फोकस जो है वो खाली वर्क एथिक पे नहीं होना चाहिए। और दूसरा एटीट्यूड, दूसरे स्टूडेंट जिन्हें मैं थीटर्स कहता हूँ यूजुअली फॉर्म में आएंगे इस एटीट्यूड के साथ कि यार बस हमने क्वालिफाई करना है जल्दी जल्दी। ये यूजुअली आपको बिग 4 में ये कैटेगरी मिलती है, रेस लगी हुई है ना, वहाँ पे 2 रेसेस चल रही हैं, एक प्रोफेशनल एथिक्स की तो चल ही रही है, साथ साथ स्टडी में भी रेस चल रही है, स्टूडेंट रेस भी चल रही है। सो जी जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, क्वालिफाई करना है, विद इन अटैम्प्ट्स 2 अटैम्प्ट्स देनी है और मुका देना चाहिए, एक ये एटीट्यूड है। यकीन करो मैंने अपनी लाइफ में मैं व्हेन आई वाज अनक्वालिफाइड आई वाज वर्किंग अंडर द मैनेजर ऑफ EY और KPMG, एक EY से एक KPMG से थे, और मैंने दोनों को इंसल्ट होते देखा सिर्फ इस वजह से कि उनका मेन फोकस अपनी टेन्योर में जो 3.5 साल में रहा। सो प्लीज 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 थैंक यू। उनका मेन फोकस जो रहा वो प्रोफेशन उस पे स्टडीज़ पे रहा, तो क्वालिफाई तो कर गए बट इंडस्ट्री में फिर तजलील होना पड़ता है। तो ये सेकंड एटीट्यूड है, ठीक है। और थर्ड एटीट्यूड है जो बैलेंस्ड अप्रोच है। आप किसी भी पार्टनर से मिले, मुझे एक दफ़ा KPMG के एक पार्टनर से मिलने का इत्तेफाक हुआ, तो उनके वर्ड्स थे यही वाले कि बैलेंस्ड अप्रोच बहुत ज़रूरी है जो कि स्टूडेंट्स के पास नहीं है। स्टूडेंट या तो इंक्लाइंड है टूवर्ड्स प्रोफेशन वर्क एथिक, सुनना चाहता है पार्टनर के मुंह से कि चीता है इसके बगैर तो हम चल नहीं सकती, या दूसरा वर्क है, दूसरा सिनेरियो ये है कि स्टूडेंट प्रॉपर्ली स्टडीज़ पे फोकस कर रहा है और प्रोफेशन पे कोई फोकस नहीं है, ठीक है। सो दोनों कैटेगरी हैं, दोनों ही मार्केट में इंडस्ट्री में जलील हो जाते हैं। सो बैलेंस्ड अप्रोच नेसेसरी, जहाँ पे आप लोगों को इंडस्ट्री किसी भी फर्म के अंदर, मैं कल्चर वाइज बात नहीं कर रहा, ना किसी फर्म को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ना किसी को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, हर फर्म का कल्चर दूसरे से डिफरेंट है। सो जैसा भी कल्चर है उसमें ये बैलेंस्ड अप्रोच आपको खुद मेंटेन करनी है। जहाँ पे कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपको ऑब्वियसली ऑडिट आ गया या डेडलाइंस आ गई हैं टैक्स की या कंसल्टेंसी की डेडलाइंस हैं, उन दिनों में पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन उसके बाद या तो फर्म क्रेडिट लीव्स दे रही होती है अगर कल्चर ऐसा है, या फर्म आपको टाइम अलाउ कर रही होती है कि फर्म के अंदर ही आपके पास टाइम होता है कि सारा दिन करने को कोई काम नहीं होता, ऐसा भी टाइम आता है। फिर ऑफ सीजन्स आते हैं जिसमें प्रेशर वर्क नहीं होता, रेगुलर कोई रूटीन के छोटे मोटे टास्क चल रहे होते हैं, अदरवाइज प्रेशर वर्क नहीं होता, लेट सिटिंग्स नहीं होती, इवन के फर्म में भी कई दफ़ा काम नहीं होता, ठीक है। सो उन सिनेरियो में आपको फिर पढ़ना होता है, स्टूडेंट वहाँ पे सीजन्स देख रहा होता है, ठीक है। मुझे याद है, मैं अपनी फर्म का नाम नहीं बताता, लेकिन मेरी फर्म में सीजन्स चलते थे उस ऑफ सीजन में, सुभान अल्लाह, ठीक है। और बाद में जब प्रेशर वर्क होता था तो उस वक्त ये क्लेम होता था कि यार अब टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। सो बैलेंस अप्रोच इज़ नेसेसरी फर्स्ट, और एटीट्यूड टूवर्ड वर्क और टूवर्ड स्टडी दोनों बराबर चाहिए। एक साइड पे इंक्लाइंड मींस इंडस्ट्री में जलील। मैंने बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के इंटरव्यूज़ किए हैं बीइंग अ CFO जब मैंने हायरिंग की। सो मुझे उस वक्त शर्मिंदगी हुई कि उन लोगों के विद इन आर्टिकल्स क्वालिफिकेशन थी, लेकिन उनको कामों का नहीं पता था, उनको अपने टेक्निकल स्किल्स के ऊपर कोई कमांड नहीं थी, ठीक है, ऐसा हुआ। सो बैलेंस अप्रोच इज़ नेसेसरी। और सेकेंडली बस एक चीज़ कहूँगा, उसके बाद मैं इन्वाइट करूँगा सर को। वो एक बड़ा खूबसूरत एक सेइंग थी वासिफ अली वासी साहब की कि हम ज़िंदगी तो फ़िरौन की चाहते हैं बट आकबत मूसा अलैहिस्सलाम की, कि हमारा मेन पर्पस सर्टिफिकेशन है। हम सब यहाँ पे बैठे हैं जितने, क्वालिफाई करना मेन ड्रीम है, माइलस्टोन राइट नाउ माइलस्टोन ये रखा हुआ है जी, ये 3.5 साल के अंदर अंदर क्वालिफाई करना है, आर्टिकल्स कंप्लीट करने हैं, बट जो एफर्ट की बात आती है तो वो नहीं करनी, वो नहीं होती, ठीक है। सो ये भी एक एलिमेंट है। तो अगर ड्रीम बड़ा रख के बैठे हुए हो तो फिर उसके ऊपर एफर्ट भी उतनी चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक ये दो ही चीज़ें थी जो मैं एडवाइस करना चाह रहा था।
नाउ आई थिंक मैं सर नासिर अब्बास साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको काउंसलिंग के हवाले से, आप लोगों की सिलेक्शन के हवाले, सब्जेक्ट सिलेक्शन पे गाइडेंस दें और सब्जेक्ट के हवाले से कुछ गाइडेंस दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टाइम चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी हैं इसमें ना, मैं आपको एक जनरल प्लान बता रहा हूँ, जनरल। हाँ, आप जो सामने बैठे हुए अगर आप इसमें सवाल पूछना चाहें तो ठीक है, लेकिन एक जनरल प्लान दे रहा हूँ। और ये भी उन लोगों के लिए है मेनली, क्योंकि जनरलाइज किसी चीज़ को तभी किया जा सकता है, जो उन बच्चों की बात हो रही है जो अभी कैफ करके अभी अभी दुनिया में आए, अभी अभी बिल्कुल वो एंटर हुए हैं, ये उन्हीं के लिए बात हो सकती है। बाकी आप लोग जो आर्टिकल में बहुत टाइम गुजार चुके हैं, या नहीं बहुत नहीं, थोड़ा टाइम गुजार चुके हैं और अब आप लोग प्लान कर रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो प्लान बता रहा हूँ, जनरल एडवाइस है, वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी कैफ पास किया है। यहाँ बैठे में से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी बस कैफ पास किया ही है, अभी बिल्कुल दुनिया में कदम ही रखा है? चले, ज़्यादातर वही हैं, ठीक है। अगर आप पेपर्स की सिलेक्शन डिसाइड करना चाहते हैं, तो वैसे तो सलमान साहब ने काफ़ी इस बारे में, फम के बारे में आपको कहा है, लेकिन पहले एक चीज़ आप लोग दिल में बिठा लें, उसके बाद फैसला करने के काबिल होंगे। आपने क्वालिफाई करना है आर्टिकल्स के अंदर या नहीं करना, पहले आप इस बारे में क्लियर होने चाहिए। अगर करना है तो फिर ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है कि करना है। ये ऐसे ही है जैसे आप जब भी कभी एग्ज़ाम हॉलीडेज़ हुआ करती थी, जब आप कैफ में थे तो आप कहते थे मैंने पढ़ना है बस। अब वो बस सिर्फ बोलने की बात ही, पढ़ना है, लेकिन प्लान उसके मुताबिक नहीं था। जब आप लोग पढ़ाई शुरू करते होंगे कैफ की, या भी अगर कोई आर्टिकल में भी है, मैंने पढ़ना है, बस ये एक जुमला है, लेकिन क्या वाकई पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, उसके एक्शन उसके मुताबिक नहीं है। तो बेटा इस चीज़ को आप क्लियर कर लें पहले, उसके बगैर फ़ायदा कोई नहीं मेरी एडवाइस का। आप ये टारगेट सेट कर लें कि आर्टिकल्स के अंदर आप चाहते क्या हैं। जब तक आप ये फैसला नहीं ना करेंगे तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि पेपर कौन से रखें, और अगर डिसाइड कर भी लिया कि पेपर कौन से रखें, वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। हम यहाँ इस बिल्डिंग से बाहर निकलें और ये पता ही नहीं है कि हमने पहुँचना कहाँ है, और पहुँचना जहाँ है कितने बजे तक पहुँचना है, तो फिर हम बाहर निकल के सिर्फ टाइम ही ज़ाया करेंगे। बिल्डिंग से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वहाँ चौक पे बैठ जाएंगे, चाय पीने बैठ जाएंगे, कोई दोस्त मिल जाएगा तो गप्पे मारने शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने डिसाइड ही नहीं किया कि हमने कहाँ पहुँचना है और कब पहुँचना है। तो सब लोग आर्टिकल्स में आप लोगों के टारगेट क्या हैं? कितने लोग हैं आप में से जो यहाँ बैठे हुए हैं जो विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करना चाहते हैं? ये शोखी बात है, सच्ची सच्ची बताएं, सच्ची। अच्छा, मैंने किया हुआ विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई, मतलब मैं आपसे अगर कोई बात कर रहा हूँ तो कोई वो बात नहीं कर रहा हूँ जो मैंने खुद भी नहीं किया हुआ। जो लोग आर्टिकल्स के अंदर क्वालिफाई करना, अच्छा सबने हाथ नहीं उठाए कौन है जो आर्टिकल्स के अंदर क्वालिफाई नहीं करना चाहता? अरे यार, आप इस सेशन में आ तो गए हैं, अगर तो सिर्फ चाय पीने आए तो एंड पे आ जाते हैं लेकिन अगर आए हैं तो बताइए कि आप में से कौन है जो, सब लोग बताइए कौन है जो आर्टिकल्स के अंदर क्वालिफाई नहीं करना चाहता? ठीक है, कोई नहीं है। कौन है जो विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करना चाहता है? अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे वो कौन है? वो जिंदगी में क्या कर रहे हैं? वो दुनिया में क्यों बैठे हैं? वो यहाँ क्या लेने आए? अच्छा चलें, बहरहाल मेरी क्लास होती तो मैं और बेइज्जती भी करता, लेकिन अभी तो आप लोग सेमिनार के लिए आए। चले ठीक है बेटा, जो लोग आर्टिकल्स के अंदर क्वालिफाई करना चाहते हैं उनमें से मैं 2-3 ग्रुप्स की बात कर लेता हूँ। वो लोग जो वाकई ही क्वालिफाई करना चाहते हैं, आई एडवाइस के पहली अटेम्प्ट में 4 के लिए जाना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप अभी आर्टिकल्स की इनिशियल स्टेज के ऊपर पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, बाद में भी नहीं निकाल सकते, और अगर आर्टिकल्स के अंदर रहते हुए पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो आप आर्टिकल्स के बाद भी नहीं निकाल सकते। ये बात आप मेरी लिख के रख लें, गोल्डन वर्ड्स। अगर आप आर्टिकल्स के अंदर पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो आप आर्टिकल्स के बाद भी नहीं टाइम निकाल सकते। मैंने उन स्टूडेंट्स को, क्योंकि BFD में काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए जो अपनी सेट नौकरी छोड़ के आए कि बस बैठ के पढ़ना है, क्वालिफाई करना है, क्योंकि हम कंपाउंडर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे एक सीनियर कहा करते थे कि जितना मर्जी बंदा काबिल हो जाए, कंपाउंडर होता है, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो आप क्वालिफाइड नहीं हैं, आप बहुत काबिल हैं, आप एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकते।
क्वालिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। हाँ, अगर आपके क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो फिर ये डिस्कशन आपके लिए नहीं थी। अगर आप क्वालिफिकेशन चाहते हैं तो बेटा ये बात तय है कि अगर आप आर्टिकल में पढ़ाई का टाइम नहीं निकाल सकते तो उसके बाद भी नहीं निकाल सकते। और अगर आप ये मान लेते हैं कि हाँ आर्टिकल में पढ़ाई का टाइम निकालना है, मैं इसको और छोटा करता हूँ, अगर आप पहले 2 साल में टाइम नहीं निकाल सकते तो फिर अगले 1.5 साल में बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो चूंकि आप पहले 2 साल में टाइम निकालने पे अगर कायल हो जाएं तो आपको 4 पेपर में अपीयर होना चाहिए। वो लोग जो अपने आप को समझते हैं कि 4 में अपीयर हो सकते हैं, मैं उनको 2 ग्रुप्स में बांट रहा हूं। अगर वो लोग न्यूमेरिकली स्ट्रांग हैं, मोस्टली वही लोग होंगे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया होगा, अगर वो न्यूमेरिकली स्ट्रांग हैं तो डू गो फॉर रिपोर्टिंग, ऑडिट, बीएम और बीएफडी। अगर न्यूमेरिकली स्ट्रांग हैं तो, क्योंकि आप टैक्स अभी अगर पढ़ना शुरू कर भी देंगे, अटेम्प्ट आपकी 2 साल 1.5 साल बाद होगी तो टैक्स में तो चेंजेस आ जाएंगे, तो इसलिए टैक्स बेहतर है कि आप उसको पेंडिंग कर सकते हैं। लॉ वो भी ऐसे ही है, उसके अंदर चेंजेस वैसे बहुत आती तो नहीं है लेकिन बहरहाल लॉ है, आ सकती हैं। और ये 4 मैंने इसलिए बोले हैं क्योंकि वो बच्चे जो जल्दी करना चाहते हैं तो उनका फिर एमए से इससे लिंक बन जाता है। अगर आप CFAB 1 मुझे नंबर भूल गए हैं, रिपोर्टिंग, ऑडिट, BM और BFD अगर आप ये कर लेते हैं तो दोनों MSc खुल गए ना। तो जो लोग समझते हैं कि उन्होंने विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करना है और वो अपने आप को इस मुश्किल में डालने के लिए तैयार हैं कि 4 पेपर्स में जाना है और न्यूमेरिकली स्ट्रांग है, तो वो रिपोर्टिंग, BFD, BM और ऑडिट करें। पहले इस कम्बिनेशन पे कोई सवाल रिजर्वेशन है तो जल्दी जल्दी पूछें क्योंकि और भी फिर इसमें बातें हैं। इस कम्बिनेशन पे कोई आप लोगों में से कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए। चले, कोई सवाल नहीं है। जो लोग समझते हैं कि न्यूमेरिकल में इतने स्ट्रांग नहीं है, इतना प्रेशर नहीं ले सकते लेकिन करना चाह रहते हैं, वो BFD आगे ले जाएं। रिपोर्टिंग ज़रूर करें लेकिन BFD को आगे ले जाएं और BFD की जगह फिर टैक्स डाल लें, क्योंकि 4 पेपर्स के साथ लॉ का सिलेबस हैंडल नहीं होगा आपसे। लॉ का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो 4 पेपर्स के लिए जो तैयार हैं ये वो लोग हैं जो विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करना चाहते हैं। वो लोग जो बस तुक्का लगाना चाहते हैं वो 4 के लिए मत जाइए, क्योंकि जब तक आपका इरादा नहीं होगा ना 4 करने का, विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करने का, आप मोटिवेटेड ही नहीं होंगे 4 करने के लिए। विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 4 के लिए जाइए, नहीं चाहते तो 4 के लिए मत जाइएगा। तो वो बच्चे जो विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करना चाहते हैं 4 के लिए जाएं, न्यूमेरिकली स्ट्रांग हैं, रिपोर्टिंग, BM, ऑडिट, BFD। और अगर न्यूमेरिकली थोड़े से वीक हैं और आप समझते हैं कि इतना न्यूमेरिक हैंडल नहीं होगा तो BFD ड्रॉप करिएगा, रिपोर्टिंग नहीं। रिपोर्टिंग जरूर करिएगा। BFD की जगह टैक्स कर लें, लॉ से बेहतर है, क्योंकि 4 के साथ लॉ का सिलेबस मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ये मैंने उन लोगों के लिए बात की है जो क्वालिफाई करना चाहते हैं आर्टिकल्स के अंदर, वो 4 के लिए जाएं। और मैंने ये 2 कम्बिनेशन बताए। जो आर्टिकल्स के अंदर क्वालिफाई करना तो चाहते हैं लेकिन 4 की हिम्मत नहीं कर रहे, 3 कर लें। और उन 3 के अंदर रिपोर्टिंग ज़रूर करें, ऑडिट ज़रूर करें। बाकी उसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी की, अपने जायके के हिसाब से कर सकते हैं। किसी को BM में कंफर्ट है BM कर ले, टैक्स में कंफर्ट है टैक्स कर ले, लॉ में कंफर्ट है लॉ कर ले, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो जनरल एडवाइस आपके लिए मेरे बच्चों यही है कि 4 के लिए जाएं। लेकिन मैं फिर इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूं, कैमरे के पार वालों को भी, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप यहां से पक्का इरादा कर लेंगे। क्या जाग रहे हैं? क्या इरादा कर लेंगे? विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करना है। तो अगर विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करना है फिर 4 के लिए जाएं। अगर आपको विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करने का कोई शौक नहीं है या शौक की बात नहीं है, आप समझते ही नहीं कि आप कर सकते हैं, तो फिर 4 के लिए हरगिज मत जाइएगा। क्योंकि आप 4 रख तो लेंगे, होगा क्या कि शुरू में 4 रखे होंगे, क्लासेस लेते 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 फाइनली 3 कर लेता हूं। जब अक्टूबर का, आप दिसंबर या जून जो भी अटेम्प्ट बनेगी आपकी, जब दाखला भेजने का वक्त आएगा 3 का दाखला भेजूं कि ना भेजूं, चलो 2 का भेज देता हूं। जब पेपर की तैयारी करने बैठेंगे, चलो पेपर 1 ही दे देता हूं। तो आप डाउन से डाउन होते जाएंगे। तो अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 4 के लिए जरूर जाइए, जरूर। ये जनरल एडवाइस थी। इसके हवाले से, इसी के हवाले से कुछ पूछना है तो बच्चे जरूर पूछें, कॉम्बिनेशन के हवाले से जरूर पूछिए। फिर मैं अगली बात ये करूंगा कि क्लासेस कब कब लें। पहले कॉम्बिनेशन में किसी का सवाल है तो पूछ लें। अब आप बड़े हो गए, फेयर तब तक था जब तक आप पहली अटेम्प्ट है आपकी क्या? नहीं, मेरा सवाल मैं सही नहीं पूछ सका।
आर्टिकल्स में अभी आपकी CSAT की पहली अटैम्प्ट बननी है? अच्छा, आप विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करने के लिए विलिंग हैं, डिटर्मिन्ड हैं और रियलिस्टिकली आपको लगता है, इसका जवाब मत दीजिएगा, अगर आपको लगता है रियलिस्टिकली कि आप कर सकते हैं, देखो एक होता है बेटा शौक, इरादा, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। अगर किसी को लगता है ना कि उससे इतना ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं होगा, फैमिली का मसला है, फर्म का मसला है, तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, रियलिस्टिक होना चाहिए। वो लोग जो विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करना चाहते हैं और समझते भी हैं कि कर सकते हैं, वो 4 के लिए जाइए, सिर्फ ख्वाहिश पे नहीं चलिए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं ट्रेन के आगे भागूं और जैसी ट्रेन करीब है मैं जंप लगा के इधर हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मेरी टांगों में इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे से फिर छलांग लगा के साइड पे नहीं हुआ जाएगा, फिर ट्रेन ही मेरे ऊपर छलांग लगाएगी। तो सिर्फ ख्वाहिश से काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर भी सोचना पड़ेगा। जी और कोई सवाल? जी सर ये 4 के कॉम्बिनेशन में अगर हम BFD वाला अगर नहीं रखना चाहिए, अगर न्यूमेरिकली उस तरह से स्ट्रांग नहीं है, तो फिर टैक्स की जगह लॉ रखना? देखें, आपकी मर्जी है। मैंने तो इस वजह से कहा था कि सिलेबस लॉ का बहुत ज़्यादा है, 4 पेपर्स के साथ संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि कवर कर लेंगे, ज़रूर कर लें, कोई मसला नहीं, ज़रूर कर लें। मैंने तो सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स में से एक तोड़ा है, बाकी हस्बे जायका रख लें जो रखना है। जी अच्छा, वो जब सलमान साहब आएंगे ना लॉ के बारे में बात करने के लिए, तो वो उसके बारे में आपको ज़रूर गाइड करेंगे। एक सवाल बस, उसके बाद और मैं अगली बात करता हूँ। अभी किसी का हाथ उठा था? अच्छा, वो सलमान साहब बताएंगे। अच्छा, अब आते हैं क्लासेस के ऊपर। अगर ये डिसाइड कर लिया है कि 3 पेपर रखने हैं या 4 पेपर पढ़ने हैं, अगर ये डिसाइड कर लिया है, तो आपने ना यहाँ से वापस आना है। प्लानिंग का अच्छा तरीका ये होता है कि आपने जहाँ पहुँचना है वहाँ से वापस आइए। एक गेम होती थी बचपन में, सबके बचपन में ही होगी, रास्ता तलाश करे, खेले कि मेज़ जो होता है, उसमें अगर आप सीधे रास्ते से एंटर होंगे ना तो इधर उधर हो जाएंगे, रास्ता बंद हो जाएगा। उसका एक चालाकी रास्ता भी होता है, जो एग्जिट है ना वहाँ से वापस आए। कभी नहीं किया किसी ने? मैं ही फनकार हूँ। अगर आप वो रास्ता तलाश करें में ना एग्जिट से वापस आएंगे ना तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो अच्छी प्लानिंग का एक तरीका ये होता है कि आपने एंड कहाँ करना है उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करें। अगर आप लेट से दिसंबर अटेम्प्ट है अगर आपकी, और आप दिसंबर में 4 देना चाहते हैं या 3 देना चाहते हैं, अब उससे वापस आइए कि आपके पास वर्कलोड कब ऐसा होगा कि 2 पढ़ सकें, कब होगा कि 1 पढ़ सकें, उसके हिसाब से क्लास की तैयारी करिए। दिसंबर अटेम्प्ट है और आपको लगता है कि दिसंबर अटेम्प्ट है, मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ ऑडिट का लोड बहुत ज़्यादा होता है और मैं जिस दिसंबर लेट से दिसंबर 22 में अटेम्प्ट है, तो मैं जुलाई 22 से ऑनवर्ड क्लासेस नहीं ले पाऊंगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो अब आपको क्लासेस कंप्लीट करनी पड़ेंगी जून 22 तक। अब जून 22 से और पीछे आइए, जून 22 से पीछे आएंगे तो आपके पास 2 अटेम्प्ट्स हैं पढ़ने के लिए। अब आप अगेन फैसला करिए कि आप अभी 2 और बाद में 1 या अभी 1 और बाद में 2 करना चाहते हैं। अगर आप 4 कर रहे हैं, अभी 2 बाद में 2 करना चाहते हैं। अच्छा, बाद में आपके लिए कौन से करने मुश्किल होंगे? क्योंकि जो काम अभी करना मुश्किल है ना वो बाद में और मुश्किल हो जाएगा। आर्टिकल्स के अंदर जो काम आप अभी मुश्किल समझ रहे हैं ना बाद में और मुश्किल हो जाएगा। अभी आप आर्टिकल्स के जिस फेज में हैं आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे, गोलीबाज बेशक आप ज्यादा हो जाएंगे लेकिन आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, आपकी मसरूफियत बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो काम आपको अभी मुश्किल लग रहा है ना क्लासेस लेना, वो आगे और मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जितना लोड अभी उठा सकते हैं अपना उठाएं। अगर अभी आप लेट से रिपोर्टिंग और लेट से ऑडिट शुरू करते हैं या रिपोर्टिंग और BM शुरू करते हैं तो आप अभी ज़्यादा लोड अभी उठा लें, अगले 6 महीने पे कम लोड रखें ताकि आप जो अभी पढ़ा होगा उसको फिर रिवाइज भी कर सकें। तो क्लासेस आप इस तरह प्लान करिए कि आप वापस आइए कि आपने एंड कहाँ करना है। अगर आप सिर्फ ये करेंगे ना कि खैर है अभी 2 साल में अभी क्लासेस नहीं लेता, बस आपने सिर्फ आंखें बंद कर ली, जैसे बिल्ली को आती ना तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, तो उससे बिल्ली शर्मा के चली जाती है नहीं। तो अभी आंखें नहीं बंद करनी, आप एंड से वापस आइए कि आपने एंड कहां करना है, उसके हिसाब से प्लान करिए। और क्लासेस लेने के एतबार से 2 मुश्किल सब्जेक्ट्स की क्लासेस एक साथ मत लीजिएगा। यानी अगर आप में से कोई डिसाइड करता है कि रिपोर्टिंग और BFD पढ़ना है, एक साथ उसकी हरगिज क्लास मत लेना, आपसे नहीं मैनेज होगा। अगर कोई समझता है कि 3 सब्जेक्ट अभी साथ ले लेता हूं, मत करिए। एक अटेम्प्ट में 2 से ज़्यादा क्लासेस मत लीजिए। कुछ बच्चे ऐसे डिसाइड करते हैं कि चलो पढ़ना ही है ना, जाके ज़्यादा सारी क्लासें पढ़ लेते हैं, फिर आस्ता आस्ता खुद ही रिवाइज करते रहेंगे, फिर आप उन क्लासेस में सीखेंगे कुछ नहीं।
क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए क्लासें पढ़ने बैठे होंगे और आपको क्लास में बैठ के लग रहा होगा कि मेरे से घर जाके पढ़ा तो जाना नहीं है, बस खैर है। ये थोड़ी कर रहे हैं कि आप क्लासेस जेब में रख रहे हैं और बाहर जाके दोबारा निकाल लेंगे। भाई क्लास में बैठ रहे तो अभी सीखना है ना। तो अपने लिए आप ये बात क्लियर रखिएगा कि आप तभी क्लासेस पढ़ें जब आप पढ़ना चाहते हैं। तो एंड से वापस आना है आपने ये डिसाइड करने के लिए कि अभी कौन कौन सी क्लासेस पढ़नी है। और मेरी सजेशन ये है कि एक वक्त में 2 से ज़्यादा मत पढ़िएगा। क्लासेस के हवाले से बताइए, कुछ पूछना है तो कोई सवाल क्लासेस के हवाले से? अच्छा चलें, आखिरी बात, मैंने आपको सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन बताना था और ये बताना था कि एक वक्त में आप कितनी क्लासेस लें। बताना तो यही था, लेकिन इसमें एक नसीहत आपको बता देता हूँ। हम लोग ज़रूर अभी वो जमील साहब गाइड करेंगे आपको कि ऑनलाइन क्लासेस क्या होती हैं और फिज़िकल क्लासेस क्या होती हैं, लेकिन मैं आपको एक नसीहत ये कर रहा हूँ कि अगर आप फिज़िकल क्लासेस का हिस्सा बन रहे हैं तो बेटा फ़िज़िकल क्लासेस को इस तरह पढ़िएगा कि आप ज़िंदगी में बस ये एक ही बार पढ़ लें। क्योंकि जब आप अपने पास एक फ़रार का रास्ता रख लेंगे ना, बल्कि फ़रार नहीं कहता, जब आप अपने पास एक रिवीजन का रास्ता ऑलरेडी रख के बैठे होंगे ना कि मैं क्लासेस में बैठ तो जाता हूँ लेकिन अगली दफ़ा मैं ऑनलाइन रिवीजन ले लूँगा, तो आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। आपकी अटैम्प्ट बेशक 2 साल 1.5 साल बाद हो, लेकिन जब भी क्लास में बैठें इसी नीयत के साथ बैठें कि आप इसी की अटैम्प्ट में अपीयर होने वाले हैं, तो फ़ायदा होगा क्लासेस लेने का, वरना क्लासेस लेने का आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो जब भी क्लास लें इस नीयत से लें, इस जज्बे से लें, इस एफर्ट से लें कि बस वही अटैम्प्ट है जिसमें आपने अपीयर होना। बस मेरी तरफ से इतनी ही बात थी प्लानिंग के हवाले से। फिर पूछ रहा हूँ कोई सवाल है तो करिए, नहीं तो फिर सुमान साहब को मैं वापस माइक दे देता हूँ। चलें, कोई सवाल नहीं, समोसे वाली कौम है सारी। अब ये कर रहे हैं कि जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ टीचर्स आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे कि हम क्या करेंगे। तो मैंने चूँकि CFA 1 पढ़ाना है और CFA 4 पढ़ाना है, तो ये दोनों के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। CFA 1 की बात करता हूँ। कुछ शक्लें मुझे नज़र आ रही हैं जिन्होंने लास्ट टाइम मुझसे CFA 1 पढ़ा था। CFA 1 का मेरा स्टाइल ये होगा कि मैं इस बात पे बड़ा शदीद बिलीव करता हूँ कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इनके पीछे यकीनन कोई ना कोई लॉजिक्स हैं। तो जहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल होता है, मेरी भी ज़ाहिर है लिमिटेशंस हैं, जहाँ तक मेरे लिए पॉसिबल होता है तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि चीज़ों के कॉन्सेप्ट ज़रूर पहुँचाऊँ, कि अगर ऐसा है तो अगर वो बात मैं जानता हूँ तो मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मैं स्टैंडर्ड्स पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, और पढ़ाने का तरीका क्या है वो तो जिन लोगों ने पहले पढ़ा है उनको भी आइडिया है, और बाकी तो जो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन स्टैंडर्ड्स समझाता हूँ। पढ़ाई के हवाले से मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं और कोशिश यही की है और मेहनत भी बहुत शदीद की हुई है कि वो नोट्स ऐसे हों कि आपको स्टैंडर्ड अगर नहीं भी पढ़ पा रहे तो फिर नोट्स में ही सब कुछ आपको पहुंच जाए जो भी एग्ज़ाम में हो सकता है। तो नोट्स हैं, बुक फॉर्म में नहीं है, नोट्स हैं। हर क्लास से पहले वो PDF शक्ल में मिल जाया करेंगे। अगर आप सॉफ्ट कॉपी रखना चाहें सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, अगर आप चाहें कि उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो इसी कैंपस में ये कॉपियर के पास वो अवेलेबल हुआ करेगा, आप उसके नोट्स प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो मेरे अपने नोट्स हैं रिपोर्टिंग के, और मैं एडवाइज़ करता हूँ, इनकरेज करता हूँ कि स्टैंडर्ड पढ़िए ज़रूर, क्योंकि अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ लेंगे और स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा होगा तो पेपर में जो स्टैंडर्ड ले जाने का फ़ायदा हो सकता है उससे महरूम रह जाएंगे। क्योंकि पेपर में स्टैंडर्ड ले जा सकते हैं, पता है ना। अब जब आप स्टैंडर्ड पेपर में ले जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड के अंदर डालें, स्टैंडर्ड हिलाएं और अब जब कागज़ निकालेंगे तो उस पर आंसर आ गया होगा। नहीं, आप स्टैंडर्ड को खोल के पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। अच्छा, पेपर में अचानक आपके अंदर कोई एबिलिटी आ जाएगी स्टैंडर्ड पढ़ने की, पहले कभी ज़िंदगी में खोले होंगे तो फिर फ़ायदा उठा सकते हैं, वरना सिर्फ वज़न ही उठाएंगे आप पेपर में ले जाने के लिए। तो मेरे नोट्स हैं और अपनी तरफ से कोशिश भी यही है, और दावा तो नहीं, बहरहाल उम्मीद गुमान यही है कि वो काफ़ी होंगे। लेकिन साथ ही साथ आप स्टैंडर्ड भी पढ़ा करेंगे। प्रैक्टिस, कुछ खुद बनाए हुए सवाल हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए,
कुछ स्टैंडर्ड्स ही में जो एग्जांपल्स होती हैं, कभी अगर स्टैंडर्ड देखा हो किसी ने तो उसमें पार्ट बी पार्ट सी के अंदर ना कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स होती हैं, मैंने उन्हीं को सवालों की शक्ल बना दिया, कुछ की फिगर्स बदल दी, कुछ की वर्डिंग थोड़ी चेंज कर दी, कुछ एज इट इज़ कॉपी कर दी। फिर कुछ और किताबें, कुछ ACCA की, कुछ और दूसरे मुल्कों की किताबें, बल्कि नाम ले देता हूँ, एक ग्रिपिंग IFRS मुझे बहुत अच्छी किताब लगी है, उनमें छोटी छोटी मिसालें बहुत कमाल हैं, उनमें से कुछ सवाल उठा उठा के बनाए हुए हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ सवाल बनाए हुए हैं ताकि एक चीज़ पूरी पहुँच जाए। फिर पास्ट पेपर्स, तो मेरी C-FA1 की स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट देना, सिलेबस इंशाल्लाह पूरा कवर होगा, नोट्स देना और इस नसीहत के साथ कि आप स्टैंडर्ड्स पढ़ें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसलिए कि उनकी पूरी जो है ना वो कॉन्सेप्चुअली चीज़ें डिलीवर हो जाएं आप तक। और पास्ट पेपर्स, अब पास्ट पेपर्स के लिए ये भी कर सकते हैं कि आप पास्ट पेपर्स सारे अपने पास रखें। कई बच्चों ने मेहनत की होती है, वो पूरी ना एक फ़ाइल बनाई होती है पास्ट पेपर्स की हैं, इस तरह की फाइल्स अवेलेबल हैं, पूरे पास्ट पेपर्स उसके अंदर मौजूद हैं, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो जो मार्केट में इस वक्त किताबें और चल रही हैं, मैंने अभी तक इस पर कोई किताब नहीं बनाई हुई है, अगले साल शायद बना लूँ, उनमें से भी हो सकता है कोई बुक मैं रिकमेंड कर दूँ। पर्पस क्या होगा, बस पास्ट पेपर्स की उसमें से प्रैक्टिस मिल जाए। तो ये है मेरी C-FA1 की स्ट्रेटजी। C-FA1 की स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई छोटा सा सवाल है तो ज़रूर पूछें C-FA1 के हवाले से। और मशहूरी के लिए नहीं बता रहा, दिल की तसल्ली के लिए बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम रिपोर्टिंग पहली दफ़ा पढ़ाया था मैंने, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है बताने में, मैंने लास्ट टाइम रिपोर्टिंग पहली दफ़ा पढ़ाया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर अटैम्प्ट भी, जून अटैम्प्ट भी, जब मैंने पेपर देखा है तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था। इवन के एक टॉपिक है IFRIC 19, छोटी सी एक एग्जाम्पल, और उसका भी एक सवाल बना के क्लास में कराया हुआ था, उस पर भी सवाल आया हुआ। तो इसलिए जो आपको मेहनत करके नोट्स पहुंचाए जाएंगे, मेरी तरफ से बेस्ट एफर्ट होती है उसमें, तो वो कंप्लीशन में इंशाल्लाह इंश्योर करूँगा। C-FA1 के हवाले से कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। C-FA4, C-FA4 की मेरी अपनी बुक है, क्योंकि C-FA4 के अंदर बुक्स पेपर में ले जाना अलाउड है और 2-3 बुक्स आप लेके जा सकते हैं। तो उस बुक को लिखने का मकसद ही यही था कि पेपर में जब लेके जानी है तो मैंने उस बुक के अंदर पास्ट पेपर्स भी सारे डाले हुए हैं और अपने कुछ ACCA के सवाल भी डाले हुए हैं, कुछ खुद बनाए हुए सवाल भी हैं, और जो टेक्स्ट है यानी जो मैं आपको क्लासेस में पढ़ाया करूँगा, नोट्स कह लें, वो भी उस बुक में डाले हुए हैं। सेल्फ स्टडी बुक नहीं है वो। सेल्फ स्टडी बुक BFD के लिए आपको 1500 पेजेस की बुक चाहिए अगर वो सेल्फ स्टडी हो। तो मेरी बुक सेल्फ स्टडी नहीं है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्लासेस की सपोर्ट के साथ है, क्योंकि सेल्फ स्टडी बुक वो तो 800 पेजेस की विद प्रैक्टिस थोड़ी हो सकती है। अगर किसी ने BFD की कभी ICAP स्टडी टेक्स्ट देखा हो तो मेरे ख्याल में 1000 के करीब उसके पेजेस हैं। ये होती है सेल्फ स्टडी बुक, और इतना टाइम नहीं किसी के पास होता। तो अपनी बुक लिखने का मकसद ये था कि टू दी पॉइंट बातें, फार्मूले, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी पूरे समझाए हों और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पूरे मुकम्मल हो। तो मेरी BFD में जो सारी फोकस है वो बुक मेरी पूरी होगी। प्रैक्टिस मेरी क्लास के अंदर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। यानी मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आपको बता रहा, लेकिन हम क्लास के अंदर वो बोर्ड भी शामिल है और होमवर्क दे के डिस्कशन भी शामिल है। ये सब शामिल करके हमको 70-80 क्वेश्चन इस सेशन के अंदर भी कर रहे होंगे। तो मेरी BFD में कॉन्सेप्ट, सपोर्ट के लिए बुक और फुल फ्लैश प्रैक्टिस, ये मेरी C-FA4 की स्ट्रेटजी है। और जो लोग फिज़िकल अवेलेबल हुआ करेंगे तो उनके लिए मैं ये किया करता हूँ कि मैं क्लास में चल फिर के, इवन के यहाँ तक भी कि आप लोगों की कैलकुलेशंस देख ली, अगर किसी को कैलकुलेटर पे पावर भी नहीं ना लेनी आ रही होती वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, सीखने आए हैं, शर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो पूछें, मुझे इस बारे में बेइज्जती करने का शौक़ नहीं है कि आपको आता क्यों नहीं है, नहीं आता आप पूछ लीजिए। और बातों पे बेइज्जती अलग है, लेकिन अगर आप सीखने के लिए आना चाहते हैं तो कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं, जो मर्जी पूछें। C-FA4 और C-FA1 मैंने आपके सामने स्ट्रेटजी रखी है। C-FA1 C-FA4 से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर अगले टीचर को दावत देते हैं। जी अगर C-FA1 की क्लासेस लेनी हो, जी जी, लेकिन ये हो कि कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ टॉपिक्स ऐसे हों जो ज़रा वीक हों, जो रिवीजन उनकी कैसे की जाए। मतलब अब साल बाद अटैम्प्ट है, क्लासेस ले चुका हूँ, मेजॉरिटी कवर्ड है, तो फिर उसके लिए कोई सजेशन? ये अभी जब ये सेशन ख़त्म हो ले ना, फिर इस पर मैं देखते हैं। अभी एंड पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन का भी कोशिश करेंगे कि टाइम बच जाए, क्योंकि मगरिब भी है ना,
तो उसमें फिर इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। चलें ठीक है जी, थैंक यू। आ जाए तुम। सीक्वेंस वाइज भी सब्जेक्ट डिस्कशन कर लें, देन C/2 इज माइन। अच्छा जी, C/2 मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो आपको स्लाइटली ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। C/2 मैं हैंडल करूँगा आप लोगों के साथ कॉर्पोरेट लॉ। अच्छा, उसके हवाले से थोड़ी सी स्ट्रेटजी डिस्कस कर लूँ। मैं थोड़ा सा ऑनेस्टली बोलता हूँ अपने हवाले से कि मैं थोड़ा सा अजियत देने वाला उस्ताद हूँ। नोट्स नहीं मिलेंगे किसी भी किस्म के। क्लास में ही मैं यूजुअली पूरे लॉ को जिस तरह डिस्कस करता हूँ, मैं यूजुअली फ्लो चार्ट की फॉर्म में डिस्कस करता हूँ। लॉ 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है ईजिली। कॉर्पोरेट लॉ कंप्लीट 1 प्रोसीजरल सेक्शन, ये मेरी डिवीजन है। प्रोसीजरल सेक्शन जिसे आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में इजीली डिवाइड कर सकते हैं ताकि अगली बार रिवीजन करना आसान हो जाए। और दूसरे डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस जिसमें आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बुलेट पॉइंट्स में आपको नजर आ रहा है कि यार इस फॉर एग्जांपल इस एक पर्टिकुलर आइटम के अंदर ये 4 बातें हैं जो बुलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल हैं। से मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट लिस्ट ही क्यों ना हो, ठीक है, एक वो सिनेरियो है। सो 2 ही तरह के कॉर्पोरेट लॉ में कंप्लीट आपको वो मिलते हैं, सेक्शन मिलते हैं, प्रोसीजरल और या मैं यूँ कहूँ जिसमें आप फ्लो चार्ट बिल्ड कर सकते हैं, और सेकंड डिस्क्रिप्शन। प्रोसीजरल सेक्शन के जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं वो क्लास में मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैं उसकी हेल्प से स्टूडेंट को समझाता हूँ कि यार अगली बार इसको रिवाइज करना कितना ईजी है, क्योंकि आप लोगों को ये बात अब इल्म होनी चाहिए कि 2 अटैम्प्ट्स हुई हैं, ये पेपर ओपन बुक में हो चुका है। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बहुत चीज़ें मेमोराइज रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एग्जामिनर 2-3 अटैम्प्ट्स बाद इवॉल्व होगा, पेपर थोड़ा सा जो उसका एक लेवल है कॉम्पिटेंस कम्प्लेक्सिटी लेवल वो हाई होगा, बट इसी अटैम्प्ट से उसने रियलाइज़ करवा दिया कि नहीं भाई इवॉल्व हो चुका हूँ, तुम लोग इवॉल्व होने की कोशिश करो, ठीक है। मैं अपने शुरू के ही लेक्चर में ये बात बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, बल्कि शायद बताऊँगा भी कि हम लोग अब आइसोलेशन में लॉ नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं है कि रेगुलेशन पढ़े और ज़िंदगी आसान, सवाल आएगा रेगुलेशन में से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन आना है, उसने आपसे सेक्शन से डिस्कशन शुरू करनी है, आपको रेगुलेशन पे लेकर आना है, आपने नोटिफिकेशन तक आपसे शेयर करके उसने आपसे पूछ के फिर वापस जाना है उसने उस क्वेश्चन में। मीन्स अगर वो आपसे 7, 8, 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो 9, 10 मार्क्स के अंदर उसने आपसे तीनों एरियाज डिस्कस करके जाने हैं, ठीक है। सो अब अच्छा, ओपन बुक के बारे में एक बड़ी गलत फहमी है, ठीक है यार एक दफ़ा रीडिंग करेंगे और चले जाएंगे एग्जाम हॉल में, देख लेंगे वहाँ पे जाके, ओपन ही करना ना। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ओपन बुक के अंदर हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर कैफ लेवल के ऊपर या उस AFC लेवल के ऊपर हमने जितनी टिप्स पढ़ी हैं वो सारी काम करती हैं। इवन के सर मेरे ख्याल है ऑडिट में भी गाइडेंस देंगे इस हवाले से, ऑडिट की तरह ही इवॉल्व हो चुका है एग्जामिनर। सो आपको रीडिंग भी पावरफुल करनी है, उसके बाद स्किमिंग भी करनी है। सेकेंड अटैम्प्ट जब आप रीडिंग कर रहे होंगे जो क्लासेस के अलावा होगी उसमें आप स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग तभी पॉसिबल हो पाएगी जब फर्स्ट रीडिंग इतनी थॉरो होगी कि उसमें आपने आई कैची वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट किए होंगे। अच्छा, स्टूडेंट बड़े अजीब से हैं, मतलब मुझे इत्तेफाक हुआ पूरी बुक हाईलाइट कर देते हैं, मतलब आप उनका पेज पकड़ो पूरा नीला पीला ग्रीन सब कलर्स यूज़ किए होते हैं उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फ़ायदा नहीं है उस किताब का ले जाने में, कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर में जाके भी जब ये ढूंढना कौन से कलर के किए थे हाईलाइट आई कैची, कुछ नहीं मिलना उस पेज में से, पूरा पेज पढ़ के मिलना है। अच्छा ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं 2 जो लिखने हैं एग्जाम हॉल में या यूज़ करने हैं। देखो एग्जाम हॉल में बुक खोल के आंसर लिखना है, बट आंसर का कंसाइज भी तो करना है। ये एलिमेंट सारे आप सिर्फ पढ़ चुके हो, स्किमिंग, कंसाइजनेस, बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ लिया, और एग्जाम में मैं यूँ कहूँगा बॉडी की एक हरकत के जी वो अब बिजनेस कम्युनिकेशन आपका MCQs है, तो कभी स्टूडेंट ने टेस्ट ही नहीं किया कि इस एलिमेंट्स को टेस्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे एक ओपन बुक में वो सब टेस्ट होना है। आपको रीडिंग पावरफुल करनी है, आई कैची मैं उसके साथ आपको हेल्प करूंगा कि किस तरह आई कैची वर्ड हाईलाइट, मैं शुरू की क्लासेस में आई कैची वर्ड हाईलाइट किया करूंगा आपके साथ, सिर्फ शुरू की क्लासेस में कि ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आई कैची वर्ड है, इसे हाईलाइट करो सिर्फ 2 वर्ड्स को, ताकि अगली बार लिखना आसान हो या रिवाइज करना आसान हो। फिर स्किमिंग आप लोगों ने करनी है, वो आपके लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तभी होगी जब आई कैची वर्ड हाईलाइट हुए होंगे या स्केचेस बने होंगे, स्केचेस माइंड में होना। अच्छा, रोड मैप ज़रूरी है, अगर बुक के अंदर घूमना फिरना है ना तो रोड मैप ज़रूरी है। रोड मैप अपने डेवलप करो। मैं इसलिए नोट्स बना के नहीं देता कि मेरे नोट्स शायद किसी को अट्रैक्टिव ना लगें, आप समझो आप मेरे से बेहतर बना सकते हो, वो मेरे से बेहतर बना सकता है, उसको किसी और किस्म के फ्लो चार्ट पसंद है। सो अपने खुद डेवलप करो ताकि दोबारा जब उसे पढ़ो तो रिवाइज करना आसान लगे। मैं नोट्स दे दूंगा, मेरे रिवाइज करना वो बुक ही लगेगी दोबारा दूसरी। सो बुक ले जाने की, बुक के आई कैप की बेयर एक्ट के अलावा कुछ ले जाने की, कॉर्पोरेट लॉ की बुक ले जाने के अलावा कुछ ले जाने की इजाज़त नहीं है।
नोट्स किसी किस्म के लिए जाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। सो हम इस स्ट्रेटजी के ऊपर चलेंगे। ये जितने एलिमेंट्स आपने पढ़े हुए हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के वो अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे कुछ क्लासेस में, ताकि मैं ये देख सकूं कि आप लोगों की राइटिंग स्किल्स कैसी है। फेलियर रीजंस में से एक रीज़न ये भी है, लिखना नहीं आता, कंसाइज करना नहीं आता। जो स्टूडेंट आपको रोता हुआ नज़र आएगा कि पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत लेंथी था, तो यार एग्जाम, पहली बात तो एग्जामिनर ने टाइम मैनेजमेंट भी चेक करनी है, स्ट्रेस भी लेवल भी चेक करना है आपको कि स्टूडेंट बियर कर पाए स्ट्रेस लेवल। उसके अलावा उसने आपकी स्किमिंग भी चेक करनी है, कंसाइजनेस भी चेक करनी है। वो आती नहीं है, A to Z छापा मारने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा, ये मिल गया सवाल, क्या बात है भाई के 10 नंबर पक्के, और भाई 10 नंबरों के लिए ये A to Z लिखना शुरू करता है और लिख के सुकून फील करता है कि ये क्वेश्चन है जो उसने अच्छा अटैम्प्ट किया। और ICAP के कमेंट्स आते हैं कि एग्जामिनर के स्टूडेंट ने प्रीशियस टाइम वेस्ट किया। कटिंग नहीं होगी शायद, सही लिख पाओगे, लेकिन टाइम वेस्ट करोगे। सो इन एक्टिविटीज़ के ऊपर मैं आप लोगों से थोड़ी सी प्रैक्टिस डिस्कशन करूंगा, आप लोगों के आंसर्स चेक करूंगा, और ये प्रैक्टिस को तकरीबन 2, 4, 5 क्लासेस में चलेगी, ताकि मुझे एक दफ़ा श्योरिटी हो जाए। उसके बाद अगर आप लोग अलाइन हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये चलती रहेगी प्रैक्टिस, ठीक है। सो ये एक तरीक़ाकार होगा इस ओपन बुक को हैंडल करने के लिए। बुक आप एक एस.एस. यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ बेयर एक्ट में, और वही रिकमेंडेड भी है ICAP की तरफ से। उसी के साथ हम चलेंगे थ्रू आउट सेशन, उसी में हाईलाइटिंग करेंगे, कोई सेपरेट नोट्स नहीं होंगे, आप अपने नोट्स खुद बिल्ड करेंगे ताकि वो स्केचेस बाद में काम आए उन सेक्शन से गो थ्रू करने में, ठीक है। और खुदा का वास्ता हाईलाइटर एक ख़रीदना, ठीक है। कोई है ऐसा जो 2 से ज़्यादा ख़रीद के यूज़ करता है कैफ लेवल पे? सच बोलना, कौन 2 से 3 हाईलाइटर यूज़ करता रहा है कैफ लेवल पे? वो दे देते हैं यार समोसे चाहे, हाँ एक ही बच्चा, बस ईमानदार यही है, या बाकी डर रहे हैं बोलते हुए? लोगों ने ना रंगी होती हैं किताबें, मैं देख चुका हूँ ये किताबें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई हरकत नहीं करनी, हमें उसको यूज़ करना है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। सो इस वक्त इस सब्जेक्ट के लिए इतना ही, क्योंकि बाकी टीचर्स को भी टाइम देना है। सो मैं इनवाइट करूँगा ज़ियाउल हक साहब को कि प्लीज़ वो अपने सब्जेक्ट के हवाले से आपको गाइडेंस दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सो काफ़ी स्टूडेंट BM BS वाले बैठे हैं यहाँ पे, कुछ नए स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम आप लोगों ने सुन लिया, ज़ियाउल हक, एसोसिएट मेंबर हूँ ICAW का, फ़ेलो मेंबर हूँ ACCA का। साथ शादी थोड़ी लेट थी तो सोचा MBA भी कर लूँ, तो MBA भी UK की एक यूनिवर्सिटी से कर लिया। स्टडीज़ चूँकि एंड वाली सारी UK से थी, तो डेलॉयट UK से चांस मिला, 3 साल काम किया, ऑडिट मैनेजर छोड़ा वहाँ से। साथ कॉर्पोरेट सेक्टर में भी UK में पेरोल डिपार्टमेंट में एज ए हेड ऑफ पेरोल, UK की एक रेनाउंड रिटेल चेन है, वहाँ पे 1.5 ईयर काम किया। 2011 में पाकिस्तान आया, सोचा दुनिया की बेस्ट फर्म से छोड़ के आ रहा हूँ एज ए ऑडिट मैनेजर, तो पाकिस्तानी फर्म तो बड़ा खींचेंगी मुझे। इधर आके किसी ने मुँह ही नहीं लगाया, कहते एज ए ऑडिट सीनियर आ जाएं, क्योंकि हमारा सिस्टम डिफरेंट है, वहाँ का सिस्टम डिफरेंट है। तो थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन भी थी, ICAP डोमिनेंस यहाँ पे ज़्यादा है, तो फिर सोचा टीचिंग में आ जाते हैं। तो 2011 से ACCA ICAW इवन CA तीनों की टीचिंग स्टार्ट कर दी। ऑडिट बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड पेपर जो है तब से टीच कर रहा हूँ। अब बात करें BMS की, CFAP 3 की, तो 2013 एंड 14 में बिज़नेस मैनेजमेंट का पेपर पढ़ाया थोड़ा सा, लेकिन चूँकि कस्टमर ACCA का ज़्यादा था, CA का कम था, तो ACCA को फिर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। और अब आके प्रीवियस सेशन में BMS दोबारा से स्टार्ट किया है, अभी 1 सेमेस्टर पढ़ाया है पीछे। देखा जाए BMS में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे हम लेके चलेंगे, तो मेरे ख्याल से CFAP लेवल का सबसे ईजीएस्ट पेपर BMS ही है, इससे ईजी पेपर कोई नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि हम खुद से पढ़ लेंगे, क्लासेस की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्ज़ामिनर ने क्या किया, पिछले कोई 2 अटैम्प्ट से स्टूडेंट का ये चीज़ तो चेंज कर दिया है कि अब ख़ुद से पढ़ना उतना आसान नहीं रहा ये पेपर पास करने के लिए, क्योंकि पेपर पहले कोई थोड़ा सा रटा ज़्यादा टेस्ट होता था, लेकिन अब पिछली 2 अटैम्प्ट से देखा जाए तो कंसेप्चुअल केस स्टडीज़ जो हैं वो टेस्ट होना स्टार्ट हो गई हैं, और वो कंसेप्ट लेने के लिए आपको अब क्लास में आना पड़ेगा।
शायद खुद से भी कर लोगे, लेकिन एफ़र्ट ज़्यादा करना पड़ेगी। क्लास में आ जाओगे तो पेपर इजीली चलता रहेगा और इजीली पास भी हो जाएगा। फेल होने की रीज़न क्या है स्टूडेंट्स की? बीएमएस में देखा जाए तो कोई इतने डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, खुद से पढ़ के चीज़ें समझ आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता है कि पेपर है क्यों, इसमें कोई एक चैप्टर है तो वो क्यों है, एक चैप्टर के अंदर अगर कोई एक टॉपिक है तो उसकी रीज़न क्या है। हाँ, जब ये क्लियर हो जाए तो फिर उससे रिलेटेड कोई भी केस स्टडी आ जाए, कोई भी सिनेरियो आ जाए, वो आप टैकल कर लोगे। तो हम क्या करेंगे, एक चार्ट के अंदर, सिर्फ एक चार्ट के अंदर पूरे बीएमएस के 20 चैप्टर हैं, वो 20 के 20 चैप्टर हम एक चार्ट के अंदर लिंक करेंगे, ताकि उससे क्लियर हो जाएगा कि ये चैप्टर या ये टॉपिक है तो क्यों है। और जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद बीएमएस क्या, आगे MSA 2 जो पेपर है वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। मीन बीएमएस में कोशिश करेंगे हम कि सिर्फ बीएमएस ही नहीं, कोई आधा आपका MSA 2 भी प्रिपेयर हो जाएगा। उसमें क्या कवर करेंगे हम, कहाँ से कवर करेंगे, ICAP की बुक कवर करेंगे, साथ अपने कुछ नोट्स भी दूंगा मैं, साथ प्रीवियस 5 इयर्स के हम पास पेपर 100% कंप्लीट कवर करेंगे, क्योंकि 2016 में इस पेपर के सिलेबस में चेंज आया। बिफोर 2016 इस पेपर का नाम था बिज़नेस मैनेजमेंट, 2016 में इसका नाम हो गया बिज़नेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटजी। मीन थोड़ी IT की बातें आई, थोड़ी स्ट्रेटजिक लेवल के चैप्टर और उसने इंक्लूड किए, तो 2016 से ऑनवर्ड ही हमारे पास नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली पेपर बनते हैं। सो 2016 से ऑनवर्ड हम पेपर्स, पास पेपर जितने भी हैं वो 100% कवर करेंगे। हाँ, उससे पीछे भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हमें मिलेंगे, वो भी कवर करेंगे। साथ हम कुछ आएँ बाएँ शाएँ ACCA ICW से भी क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि अभी पिछला सेमेस्टर जो मैंने पढ़ाया है उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने ACCA ICW से केस स्टडीज़ करवाई, और उस तरह के क्वेश्चन अभी 2 जो है प्रीवियस पेपर में अटैम्प्ट भी हुए हैं। लाइक उस तरह के ICAP में पास पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलते थे, लेकिन वो ACCA ICW के क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनर ने टेस्ट किए और स्टूडेंट काफ़ी सेटिस्फाई था। सो कवर कैसे करेंगे हम, कि अबाउट 47 लेक्चर में अभी प्रीवियस सेमेस्टर मैंने कवर किया है, जिसमें 100% हमने ICAP बुक से एक एक पेज जो है वो क्लास में खोल के कवर किया है। साथ लास्ट 5 इयर्स के पास पेपर 100% कवर किए हैं। कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, कोई 47 ही, तो चलो अब हम 50 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे, और उम्मीद है कि ईज़िली चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी और क्लास में ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मसला क्या है स्टूडेंट का, कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट है लेकिन केस स्टडी के ऊपर अप्लाई करना नहीं आ रहा, या केस स्टडी पे अप्लाई करना भी आ गया, पता भी चल गया इसका क्या आंसर है, लिखना नहीं आ रहा। लिखना क्यों नहीं आ रहा? CA स्टूडेंट का एक मसला है, अंग्रेज़ी वीक है, पता है क्या लिखना है लेकिन लिखा नहीं जा रहा। क्यों? कभी हाथ से लिख के गए ही नहीं। तो इस चीज़ को मेनली हम इम्प्रूव करेंगे। कैसे इम्प्रूव करेंगे? कोई असाइनमेंट बेस हम प्रैक्टिस करेंगे। लाइक जो भी क्वेश्चन क्लास में हुआ करेगा उसकी असाइनमेंट दिया करूँगा, आप घर से अटैम्प्ट करके ला के मुझे चेक करवाया करोगे, ताकि अगर उसमें कोई वीकनेसेस आ रही हैं तो साथ साथ हम इम्प्रूव करेंगे, तो पेपर इजीली पास हो जाएगा, मुश्किल काम नहीं है। अब नेक्स्ट मैं सर सलमान हसन साहब को इनवाइट करूँगा, टैक्स से रिलेटेड आपको कुछ गाइडेंस दे दें। सलमान हसन नाम है मेरा। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। CA मैंने 2014 में क्वालिफाई किया। 2016 में मैं चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स UK उसकी एसोसिएट मेंबरशिप लिया है। आर्टिकल्स मेरे KPMG लाहौर से हैं। CA क्वालिफाई करने के बाद मैंने एक ग्रुप में एज अ फाइनेंस मैनेजर काम किया, उसके बाद फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर के तौर पे एक दूसरे ग्रुप में काम किया। नौकरी में सुकून नहीं मिला तो अपनी फर्म बना ली। उसके बाद तकरीबन 3 साल से मैं एक प्रैक्टिसिंग फर्म चला रहा हूँ। राइस के साथ मैं पिछले 3 साल से एसोसिएटेड हूँ, जिसमें मैं CAF 6 का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसके कुछ चेहरे भी मुझे नज़र आ रहे हैं अभी। और CFAB मैं तकरीबन 1 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये तीसरा बैच होगा जो कि हम पढ़ेंगे।
जहाँ तक कोर्स की बात है तो CFAP के कोर्स में हमारे पास इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, FPD का कुछ पोर्शन है, प्रोविंशियल टैक्सेस हैं और एथिक्स का एक पोर्शन है जो कि है। इनकम टैक्स की वेटेज तकरीबन 60% है और सेल्स टैक्स, FPD, प्रोविंशियल टैक्सेस, एथिक्स इनकी वेटेज तकरीबन 40% है। सेल्स टैक्स, FPD, प्रोविंशियल टैक्सेस इन तीनों को कंबाइन भी कर लिया जाए तो फिर भी ये इनकम टैक्स से कम ही रहता है क्वांटम के, अगर कंपैरिजन किया जाए। इनकम टैक्स का क्वांटम बहुत ज़्यादा है। सेल्स टैक्स, FPD और एथिक्स और प्रोविंशियल टैक्सेस इनको मिला भी लिया जाए तो इनका सिलेबस इनकम टैक्स से कम है, लेकिन वेटेज 40% है। स्ट्रेटजी हमारी ये होगी पेपर में कि हम स्टार्ट सेल्स टैक्स से करेंगे, उसके बाद हम फिर FPD पे आएंगे, FPD के साथ हम प्रोविंशियल टैक्सेस डिस्कस करेंगे। ये काम हमारा तकरीबन 1 से सवा महीने में हो चुका होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि 40% चीज़ें जो हैं वो आप तक पहुंच चुकी होंगी, ठीक है। प्रैक्टिस साथ साथ होगी, जो भी जिस टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर का कोई सवाल है, कोई सिनेरियो बेस्ड सवाल है, वो साथ साथ आपके साथ डिस्कस होगा। और जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो जैसे ही मुझे लगेगा कि अब इतना सफिशेंट हमने सेल्स टैक्स पढ़ लिया है या FPD पढ़ लिया है तो एक पूरा न्यूमेरिकल हम उसका कर लिया करेंगे। सवा महीने के बाद 40% जो है वो आपके पास होगा और वो आसान है। उस 40 में से स्टूडेंट इजीली 35, 36, 37 मार्क्स अटेन कर सकता है, ठीक है। इनकम टैक्स लिटरली एक समंदर है, उसमें जब बंदा डूबता है ना तो फिर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फोकस ये होना चाहिए कि हम पेपर किसी तरीके से पास कर लें। तो ये जब आप तक सवा महीना तक ये आपके पास चीज़ें जा चुकी होंगी तो आप 35-36 मार्क्स जो है वो गेन कर चुके होंगे। बाकी 60 में से मेरे हाल में 14-15 नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। वो इनकम टैक्स में से हम कर लेंगे और यही वजह है कि मैं सेल्स टैक्स, FPD पहले आपको जो है वो पढ़ा दूंगा, ठीक होगी बात। दूसरी बात ये है कि हम पढ़ेंगे किस बुक से, हम यूज़ करेंगे ऑर्डिनेंस। देखें, टीचर का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो पेपर पास करवा दे, उसका काम ये भी है कि आपने आर्टिकल्स के बाद क्वालिफाई करने के बाद जिस कुर्सी पे बैठना है वहाँ पे भी आपको कुछ फ़ायदा हो सके। वहाँ पे आपको कोई किसी किताब ने काम नहीं देना, ऑर्डिनेंस ने काम देना। ऑर्डिनेंस आपको पढ़ना आना चाहिए। हाँ, आपका राइट है, आप किसी भी किताब को यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल ऑर्डिनेंस जो मेन चीज़ है जो आप पेपर में ले जा सकते हैं वो आपको पढ़नी आनी चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे कहता है कि ऑर्डिनेंस पढ़ना मुश्किल है, वो मेरा काम है आपको पढ़ाना, मैं आपको आसान करके पढ़ाऊँगा उसको पढ़ना कैसे है। दूसरी बात, पेपर आपका ओपन बुक है, ठीक है, याद करने की तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लिंकिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको रटे रटाए सवाल नहीं आएंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लिंकिंग इस्टेब्लिश करना मेरा काम है, मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा ही इस ऑर्डर से कि आपकी लिंकिंग ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश होती जाएगी। और मेरी आदत है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे मैं उस सेक्शंस लिखता जाता हूँ जिससे स्टूडेंट भी उसको नोट कर लेता है और उसको पता होता है कि मैंने इसके बाद ये सेक्शन पढ़ना है, इसके बाद ये सेक्शन पढ़ना है, और उसकी लिंकिंग ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश होती जाती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि पेपर में, वैसे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पेपर में ऑर्डिनेंस ना ही खोलें तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि पेपर में जब आप ऑर्डिनेंस खोलते हैं या कोई भी किताब खोलते हैं ना, आप मज़ीद कन्फ्यूज़ होकर किताब बंद कर देते हैं। इसलिए आपने अगर वो किताब खोलनी है तो सिर्फ कोई रेट देखने के लिए, कोई टैक्स का रेट देखना है, या वैसे आपको कोई प्रोविजन भूल गई है तो सिर्फ उसके लिए, प्लीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किताब नहीं खोलनी, ठीक होगी बात। तो ये बात तो तय है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लास में क्लियर होने चाहिए, पेपर में जाने से पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओपन बुक का मकसद कतन ये नहीं है कि आप पेपर में जाके उससे जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। तो हम ऑर्डिनेंस से पढ़े होंगे, उसकी लिंकिंग जो है वो मैं इस्टेब्लिश करवा रहा हूँ। पास्ट पेपर्स हम हर जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ जो भी लिंक पास्ट पेपर होगा वो हम क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल के, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे वो सेल्स टैक्स का हो, FPD का हो, वो हम क्लास में साथ साथ जब एक टॉपिक इतना सफिशेंट हो जाएंगे हमें न्यूमेरिकल कर लें, वो हम क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक होगी बात। बाकी पेपर पास करना ये एक कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि 50 to 55% इसमें न्यूमेरिकल आता है और 40 to 45% इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। रट्टे वाली चीज़ें वो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, वो आपसे चीज़ वही पूछेगा जिसमें हमारी लिंकिंग जो है वो इस्टेब्लिश होगी, ठीक होगी बात। तो ये हमारी एक छोटी सी स्ट्रेटजी होगी। पास्ट पेपर भी सारे इसमें कवर होंगे और कोशिश यही है कि पिछले जितने पास्ट पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम डिस्कस करें। इसके अलावा कुछ इससे पहले भी कुछ अच्छे सवाल हैं जो कि लेट 2000 के हैं या अर्ली 2010 के हैं, वो कुछ अच्छे पास्ट पेपर हैं उसमें, वो भी आपके साथ डिस्कस होंगे। तो कोशिश ये की जाएगी कि तमाम सवालात जो रेलेवेंट हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो सकता है वो हम दें।
आखिरी बात इसमें यह है कि स्टूडेंट क्लास में आता है, उसकी अटैम्प्ट होती है 1.5 साल बाद, उसकी अटैम्प्ट होती है 2 साल बाद। मेरे ख्याल में शायद उसका क्लास में बैठना ना शायद उस हिसाब से यूज़लेस हो जाता है। उसकी वजह यह है कि अभी बजट आया और सारा टैक्स, सारा नहीं अगर मैं कहूँ तो कम से कम 20-25% चेंजेस आती ही हैं, ठीक है। अब जो पिछला बैच है, अब उसने अगर पेपर देना भी होगा तो वो दोबारा से क्लास में बैठा होगा, ठीक है। आमतौर पे चेंजेस ठीक है, आप वो ले लेते हैं जी क्या क्या चेंजेस आई हैं, बट कभी कभार चीज़ों का इफेक्ट इतना परवेसिव होता है कि वो बहुत आगे जाके हिट कर रही होती हैं। तो इसीलिए बेहतर है कि आप क्लास लें, पर ऐसे ना हो कि आपकी अटैम्प्ट 3 साल बाद है या 2 साल बाद है। अटैम्प्ट करीब है तो फिर आप जो है वो क्लास में बैठें। पुराना लॉ लिख के आते हैं, बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है, इसलिए लॉ अपडेट होना चाहिए, आपकी क्लासेस भी अपडेट होनी चाहिए। ठीक होगी बात। तो ये 3-4 बातें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। बाकी अगर कोई सवाल तो फिर एंड पे होंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब सर आसिफ आपसे डिस्कस कर लेंगे ऑडिट। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। 2009 से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। 2008 में मैंने सीए क्वालिफाई किया था। 2009 से फुल टाइम बेसिस पे टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। कैफ लेवल पे ऑडिट से रिलेटेड कैफ 9 का सब्जेक्ट है वो पढ़ा रहा हूँ 2009 से, तकरीबन 12 साल हो गए हैं। सीफैप पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं था मैं कभी भी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट आते थे कैफ क्वालिफाई करने के बाद सेटिस्फाइड होते थे, तो कहा करते थे कि सर सीफैप में हमें इधर उधर जाना पड़ता है, तो डिफरेंट अप्रोचेज होते हैं। नो डाउट टीचर अच्छे हैं, दूसरे टीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन अप्रोच का फ़र्क होता है, तो हमें थोड़ा ट्रांजिशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप सीफैप लेवल पे भी आइए। शुरू में मैं इसको इग्नोर करता रहा, फिर जब थोड़ा सा ज़्यादा कुछ स्टूडेंट ने कहा तो मैंने फ़ैसला किया कि सीफैप लेवल पे भी कोचिंग स्टार्ट करूँ। और आज से तकरीबन 3 साल पहले मैंने कोचिंग स्टार्ट की। मेरा शायद ये 6वां या 7वां बैच होगा। और अगर फाइनेंशियल बेसिस पे मैं देखूं तो मेरा, बल्कि नॉन फाइनेंशियल बेसिस पे भी, तो डिसीजन मेरा गलत था। मुझे ये लगता है कि सीफैप मुझे स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। फाइनेंशियली अगर देखें तो शायद कैफ लेवल का अगर मैं कोई एक एडिशनल बैच पकड़ लूँ, तो आपको पता है कैफ लेवल में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, उसमें हमारे पास टाइमिंग की भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यानी अभी मुझे क्या करना पड़ता है कि अगर 2 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ तो 6 बजे तक मुझे, या 7-8 बजे जो भी टाइमिंग होती है, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोगों का। तो एक तो पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसके बाद कैफ में आपको पता है जब पेपर होते हैं मार्च में और सितंबर में तो उसके बाद 1.5 महीने का तकरीबन टीचर को टाइम मिलता है कि उसमें रिलैक्स हो सकता है। लेकिन अगर वो टीचर साथ में सीफैप की कोचिंग भी कर रहा है तो उसे वो टाइम नहीं मिलेगा। तो पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब और फाइनेंशियली भी बेनिफिशियल नहीं है एज़ कम्पेयर टू कैफ़। उस कैफ़ में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, सीफैप में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम है। तो स्टूडेंट 1-2 दफ़ा मैंने सोचा भी कि मुझे ये क्विट कर देना चाहिए, लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट आए और उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप इसको कंटिन्यू करें, इसमें हमारा फ़ायदा होगा। तो उस चीज़ को लेके मैंने कहा चले ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं इसको। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखें, जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो हमारा कैफ़ का स्टूडेंट है जो सेटिस्फाइड है, वो सीफैप पे भी उसको कम से कम ये ना हो कि वो नए सिरे से नई अप्रोच के मुताबिक किसी टीचर से पढ़ रहा है। तो जिस तरह मेरे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम थी कि वो किसी अगर दूसरे टीचर के पास जाएँ तो उन्हें अप्रोच चेंज मिलेगी, तो शायद दूसरे टीचर के जो स्टूडेंट अगर मेरे पास आते हैं तो उन्हें भी सेम प्रॉब्लम होगी। तो मेरी पहली एडवाइस तो आपको ये होगी, और ये इसमें मतलब कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट शामिल नहीं है, कि अगर कैफ लेवल पे आप किसी दूसरे टीचर से पढ़े हुए हैं और उससे मुतमिन हैं इस सब्जेक्ट में, तो मेरा ख्याल है सीफैप लेवल पे भी आपको उन्हीं टीचर को पहले चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हर टीचर को पता है कि मैंने कैफ लेवल पे पढ़ाया तो किस किस तरीके से पढ़ाया, किस टॉपिक को मैंने कहाँ तक लेके गया हूँ, और फिर उसमें कौन कौन से हमारे वो चोर सूच होते हैं कि स्टूडेंट को मैंने क्या एग्जांपल दिया, उसको किस तरीके से आगे लेके चलना है।
अगर आप सेलेक्ट करते हैं मुझे, तो मैं शेयर कर देता हूँ आपके पास कि हम किस तरीके से इस सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। सबसे पहला कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या टैक्स वाला ऐसा स्टूडेंट जो कि टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है आर्टिकल्स में, क्या वो ऑडिट का पेपर पास कर सकता है? आसानी से पास कर सकता है। तो उसका जवाब है बिल्कुल। जिस तरह एक ऑडिट का स्टूडेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट टैक्स का पेपर पास कर सकता है, उसी तरह टैक्स का स्टूडेंट ऑडिट का पेपर भी पास कर सकता है, क्योंकि थ्योरी कुछ और चीज़ होती है, प्रैक्टिस कुछ और चीज़ होती है। एक छोटी सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप स्टॉक एक्सचेंज में जाइए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे जाइए और लिस्टेड कंपनीज़ की ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए। 500 के करीब कंपनीज़ की ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, आपको 30-35 के करीब ऑडिट रिपोर्ट मिलेगी जिनमें मॉडिफाइड ओपिनियन होगा अंदाज़न। जबकि एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखें तो उसका क्वेश्चन ही मॉडिफाइड ओपिनियन पे बनता है। इसका मतलब है 90% से ज़्यादा जो प्रैक्टिस है आई कैप एग्ज़ाम में वो नहीं पूछेगा। जो 10% एक्सेप्शनल प्रैक्टिस है आई कैप उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएगा। तो इसीलिए अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट में या ऑडिट के अलावा किसी भी और डिपार्टमेंट में है तो आपके लिए पेपर पास करना मुश्किल नहीं है, और अगर आप ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं तो आपके लिए पेपर पास करना आसान नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें आई कैप टेस्ट करेगा प्रोबेबली आपने शायद अपने आर्टिकल्स में कभी उनकी प्रैक्टिस नहीं की होगी। दूसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछते हैं वो ये कि सर क्या आप स्टैंडर्ड से पढ़ाएंगे? इसका जवाब है नहीं। मैं स्टैंडर्ड पढ़ाऊँगा लेकिन स्टैंडर्ड से नहीं पढ़ाऊँगा। स्टैंडर्ड से पढ़ना, स्टैंडर्ड बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए नहीं बने, स्टैंडर्ड्स बने प्रैक्टिशनर्स के लिए। ओपन बुक का मतलब स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद ओपन बुक का मतलब ये है हम एग्ज़ाम में जाएंगे, क्वेश्चन आएगा, उसको खोलेंगे, ढूंढेंगे, ये बस कंट्रोल F की एक्सरसाइज होगी कि हमने ढूंढना है कि किस जगह से क्वेश्चन आया और उसको आंसर कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। ये अगर आप अपने आप को थोड़ा एग्जामिनर लेवल पे रख के सोचें, अगर आप एग्जामिनर होते और आपके स्टूडेंट को ओपन बुक की इजाज़त होती, आप कैसा पेपर बनाते? आपके जहन में जैसा पेपर आ रहा है एग्जैक्टली एग्जामिनर वैसा ही पेपर बनाता है। उसको आप बुक ओपन करके अटैम्प्ट नहीं कर सकते। वो कॉपी पेस्ट का क्वेश्चन नहीं होता, वो कंसेप्ट का क्वेश्चन होता है। कंसेप्ट्स वही होंगे और उनकी एप्लीकेशन होगी। तो एप्लीकेशन कभी भी आप बुक पढ़ के रीडिंग करके नहीं कर सकते। मैं अपने जो मेरे पास स्टूडेंट आएंगे उनको मैं इस काबिल नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो स्टूडेंट को इस काबिल नहीं होना चाहिए कि अगर मैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछूँ तो वो कहे सर मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको स्टैंडर्ड खोल के बता देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ अगर मैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछूँ वो ऑन दी स्पॉट मुझे बता दें कि सर ये इशू इस स्टैंडर्ड में डिस्कस हुआ है और इसका जवाब ये है। और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आप टॉप डाउन अप्रोच से चलें, बॉटम अप से नहीं। टॉप डाउन का मतलब अगर एक स्टैंडर्ड है जैसे ISC 200 है, आपको पता होना चाहिए इसके मेन कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं और उनको किस तरीके, वो बेसिकली टू द पॉइंट बात क्या करना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं 2 काम करता हूँ। एक, हर स्टैंडर्ड के नोट्स बनाता हूँ जिस तरह आपको पता है नॉर्मली कैफ लेवल में होता है, और दूसरा उसके माइंड मैप्स बनाता हूँ। माइंड मैप में होता क्या है कि आपका पूरा स्टैंडर्ड जो है वो कोशिश होती है कि एक सफ़े के ऊपर समराइज़ हो जाए, उसमें क्या की कंसेप्ट्स डिस्कस हुए हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे, और एक सफ़े में भी उसका पर्पस क्या है। बेसिकली किसी भी पेपर की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको आखिरी दिन रिवाइज़ कर सकें। अगर आपने आखिरी दिन कोई एक टॉपिक पे 2 महीने लगा दिए लेकिन आखिरी दिन उसको रिवाइज़ नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ भी गया वो आपसे अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो मेरी पहली चीज़, मैं आपको माइंड मैप्स की हेल्प से पढ़ाऊँगा, नोट्स की हेल्प से पढ़ाऊँगा। उसके बाद स्टैंडर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन स्टिल कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हम स्टैंडर्ड पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल पढ़ें, लेकिन मैं उनको स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है स्टैंडर्ड में एक था स्टूडेंट घुस गया वो बड़ा टाइम खाता है, वो एक समंदर है। तो स्टूडेंट को इवन हाईलाइट करना भी नहीं आता। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताया कि वो डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर रहे होते हैं हर चीज़ को। मैंने एक जगह मूवी देख रहा था तो उसमें एक कैरेक्टर का एक डायलॉग था, वो मेरे जहन में रह गया। वो था व्हेन एवरीवन इज सुपरमैन नो वन इज सुपरमैन। जब आप हर चीज़ को हाईलाइट करना शुरू कर देंगे ना तो हाईलाइट करने का मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि आपको खुद से स्टैंडर्ड पढ़ के खुद बताऊँगा कि आपने इस स्टैंडर्ड में ये चीज़ हाईलाइट करनी है। वो एक PDF वर्जन होगा, उसमें मैं हर चीज़ हाईलाइट करके आपके साथ शेयर कर दूँगा। आपने जब पढ़ना है तो उन्हीं अपनी अकल नहीं लगानी,
ठीक है, आपने उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करना होगा, और जब कभी अपने पास स्टैंडर्ड को पढ़ना है आपने, तो उसी तरीके से उन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे के बाकी भी रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है, अगर आप कंसेप्ट क्लास के पिक करते हैं, नोट्स रीड करते हैं, माइंड मैप्स साथ साथ चलाते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर इसके बाद हमारी जो एक बड़े एक्सपेक्टेशन गैप होता है कि स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मैं शायद उसी तरीके से पढ़ाऊँगा जिस तरीके से कैफ लेवल पे पढ़ाता हूँ। वो क्वालिटी अभी तक पॉसिबल नहीं है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मकसद ये है कि डिसीजन मेकिंग करने में आपके लिए इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट हो कि आपने ये सब्जेक्ट किससे पढ़ना है। उसकी दो रीज़न है। एक रीज़न तो ये कि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब 12 साल का एक्सपीरियंस एक जगह पे, 3 साल का एक्सपीरियंस एक जगह पे, डेफिनेटली दोनों एक बराबर नहीं हो सकते। और दूसरी रीज़न ये होती है, कैफ़ में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है। कैफ़ में हमें तकरीबन 100 के करीब लेक्चर मिलते हैं, 1 घंटा 10 मिनट का लेक्चर होता है, और तकरीबन समझ लीजिए 110 घंटे बन जाते हैं। जबकि यहाँ पे हमारे पास, हालांकि मैं मतलब स्टूडेंट ये बताते हैं कि दूसरे इंस्टीट्यूट की निस्बत शायद यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया जाता है। तो हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती हैं और क्लास तकरीबन 2 घंटे की होती है, नमाज की ब्रेक निकाल के 1 घंटा 45 मिनट के करीब का क्लास बनती है। तो 45 के करीब लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, हफ्ते में 3 दिन, और महीने में हो गए 12 हमारे, और तकरीबन 4 महीने 12 चौका 48, 45 के करीब लेक्चर्स बनते हैं। 45 लेक्चर एक तरफ और CFAP का लेवल एक तरफ। CFAP का लेवल और कैफ 4 गुना से भी ज़्यादा फ़र्क होगा, और इसी तरह नंबर ऑफ आवर्स डिफरेंट। पॉसिबल नहीं है कि हम उस तरीके से उस आसानी के साथ आपको तैयारी करवा सकूं। मैं कम से कम मैं अपनी बात करता हूं कि जो कैफ लेवल पे हम करवाते हैं, तो इसमें थोड़ा कुछ आपको भी भागदौड़ करनी पड़ेगी। कैफ लेवल के स्टूडेंट को हम उंगली पकड़ के चलाते हैं, आपको मैं उंगली पकड़ के नहीं चला सकता। हाँ, मैं कोशिश करूँगा आपको रास्ता बता दूँ कि आपने इस तरीके से चलना है। तो ये जहन में रखिएगा। कैफ में जिस तरह होता था ना कि आपने सब कुछ टीचर पे छोड़ा होता था कि बस टीचर ने आपको स्टडी नहीं कराई ना, टीचर ने क्लास में करवा देनी है। CFAP पे ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ थोड़ा सा खुद भी एफर्ट करनी पड़ेगी, और ख़ुद भी आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फिर इसके बाद CFAP में आपका जो सिलेबस है, इसमें तकरीबन 80% टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से वो पेपर सेट करता है। 15 to 20% टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से नॉर्मली वो पेपर सेट नहीं करता। हाँ, 5-6 अटैम्प्ट्स के बाद जब उसने एक दफ़ा पलटा खाना होता है तो वो एक अनयूजुअल क्वेश्चन सेट करता है, ठीक है। वो जो टॉपिक्स होंगे वो शायद मैं आपको कवर ना करवा सकूं, जो कि रेयरली टेस्टेड है, रेयरली टेस्टेड, क्योंकि टाइम लिमिटेशन है हमारी। हाँ, वो मैं आपको निकाल के टॉपिक्स दे दूंगा कि आपने इस टॉपिक को यहाँ से इतना तैयार करना है, और इसका पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन है। लेकिन याद रखिए वो एंड पे करेंगे, आप लोग भी उसको एंड पे करेंगे, क्योंकि वो रेयरली टेस्टेड कंसेप्ट होंगे। और इसके अलावा पास्ट पेपर की जो प्रैक्टिस होगी, वो हम पास्ट पेपर की प्रैक्टिस तो करेंगे, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ उस तरीके से नहीं जिस तरीके से कैफ लेवल पे करते हैं। मैं आपको हर टॉपिक के कोई 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो करवा दिया करूँगा। उसके बाद आप बाकी के क्वेश्चन आपने खुद करने होंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और अगेन ये कंसेप्ट, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ओपन बुक का जो कंसेप्ट है ना, कि स्टैंडर्ड ओपन करेंगे और क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट कर लेंगे, ये आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि जी मैं ठीक है, खुद आप पिछले 3 पेपर निकालिए, स्टैंडर्ड अपने सामने रखिए और मैच कर लीजिए कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आप डायरेक्टली पेपर स्टैंडर्ड को खोल के अटैम्प्ट कर सकते हैं। इवन आपको जो पहला क्वेश्चन नजर आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल रिस्क असेसमेंट का 22-25 नंबर, 22-23 नंबर का हर अटैम्प्ट में टेस्ट होता है, और रिस्क असेसमेंट किसी स्टैंडर्ड से आपको नहीं मिलेगा, कंफर्म है, 1 पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चन, बाकी जो केस स्टडीज होंगी उनमें भी ऐसा नहीं होगा केस स्टडी सेट हुई है किसी एक पैरा के ऊपर, नहीं। एग्जामिनर थोड़ा अपने आप को एडवांस कर रहा है। पहले हुआ ये करता था कि वो एक केस स्टडी सेट करता है, वो एक स्टैंडर्ड में से ही होती थी, अब एक स्टैंडर्ड में से, अब वो एक केस स्टडी के अंदर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के कंसेप्ट टेस्ट करता है। तो इवन अगर आपको एक स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन मिल भी जाएगा ना, तो आपका पूरा क्वेश्चन उसे एक स्टैंडर्ड में से सॉल्व नहीं होगा, उसके साथ साथ कोई ना दूसरा तीसरा स्टैंडर्ड भी लिंक होगा। इसीलिए आपका जो फोकस है वो सारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर और उनकी लिंकिंग के ऊपर होना चाहिए। और एंड में मैं अपनी मतलब ये कोशिश करूँगा मैं ज़रूर कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए आसानी हो सके मैं करूँ, और जो कुछ मैंने आपसे कहा है जैसे माइंड मैप्स हैं, नोट्स वगैरह प्रैक्टिस है, वो करूँ। लेकिन याद रखें फिर भी यार मैं इंसान हूँ, इरादा है, लेकिन जाहिर है होगा पूरा कि नहीं ये मुझे नहीं पता।
अपनी भी कुछ इंसान की पर्सनल मसरूफियात भी होती हैं, कुछ मसले मसाइल भी होते हैं, सबको साथ लेके चलना होता है। कोशिश यही होगी, लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है कि मैं जो कुछ आपके साथ कह रहा हूँ उसको मैं पूरा कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए इस हवाले से। कोई क्वेश्चन? चले जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमने आपकी थोड़ी सी इंतज़ार की घड़ियाँ रिगार्डिंग रिफ़्रेशमेंट थोड़ी सी बढ़ गई हैं। नमाज का टाइम है, 10 मिनट्स की ब्रेक, 10 to 15 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं, नमाज पढ़ के नेक्स्ट सेशन रिज्यूम करते हैं दोबारा। सेशन में जो रिमेनिंग आइटम्स रह गई हैं, वो रिमेनिंग एजेंडा आइटम्स रह गई हैं, वो एक ऑनलाइन सेशन के हवाले, ऑनलाइन पोर्टल के हवाले से थोड़ी सी गाइडेंस रह गई है, और उसके बाद आपके क्वेश्चन होंगे, और एक छोटा सा सर का 3 to 4 मिनट्स का काउंसलिंग सेक्शन ही है, एक छोटा सा नासिर साहब का, वो होगा, और देन हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद रिफ्रेशमेंट। ठीक है, सो 10 मिनट्स की ब्रेक, थोड़ा सा इंतज़ार और सही चाय के लिए। थैंक यू। रिकॉर्डिंग ओके, एक दफ़ा दोबारा स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग ऑनलाइन सेशन के सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसको एक ऊपर थोड़ा सा हमारा एक शाहिद साहब हैं, वो हमारी ब्रीफिंग देंगे रिगार्डिंग कि अगर कोई ऑनलाइन पोर्टल इस्तेमाल करना चाहता है स्टूडेंट, तो वो कैसे इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि लास्ट सेशंस में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, तो उसी हवाले से ये एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन छोटी सी प्रिपेयर की गई है। ठीक है, प्लीज़ शाहिद साहब। हम लोग लास्ट सेशन की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले बस एक लास्ट क्यूरी का आंसर कर दूं कि 15 जून और 15 दिसंबर इज़ डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट के इस डेट्स के ऊपर आपके सेशन जो है, आपके जो ऑनलाइन एक्सेस है, वो लेसन्स जिस तरह कहा वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, सो आपके एग्जाम डे के बाद भी कुछ दिन आपके पास रहेगा, बट उसके बाद वो एक्सपायर 15 जून एंड 15 दिसंबर। ओके, अच्छा जी, लास्ट सेगमेंट की तरफ उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेंगे। कोई भी सेशन आई थिंक सो सर नासिर साहब के बयान के बगैर, आप लोग इन्हें जानते हैं, तो उनके बयान, खूबसूरत बयान के बगैर ख़त्म हो जाए पॉसिबल नहीं है। सो एक छोटा सा बयान है, उसके बाद इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस देंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, बयान नहीं है सच, मैंने आपको सिर्फ एक दो बातें बतानी है, बयान नहीं है। एक तो ये कि मैं अभी जब बैठा ये शाहिद भाई की बात सुन रहा था, तो एज अ स्टूडेंट मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं जो मेरे दिल में, जो मेरे दिमाग में आई थी। ये वो जो आपको कुछ इथिकल नसीहतें करनी है, उससे पहले की बात है। CFAP की राइस की तरफ से ये 2 सेपरेट सर्विसेज हैं, या तो आप फिज़िकल क्लास का हिस्सा होंगे या आप ये वर्चुअल क्लास का हिस्सा होंगे। ये दोनों इकट्ठे नहीं हैं, क्लियर करें ये बात। अगर आप फीस पे कर रहे हैं और आप फिज़िकल क्लास के स्टूडेंट हैं, तो फिर आप फिज़िकल क्लास के स्टूडेंट हैं, फिर ये चीज़ें आपके लिए नहीं थी। अगर आप वर्चुअल क्लास के स्टूडेंट हैं तो फिर आप वर्चुअल क्लास के स्टूडेंट हैं, फिर आप फिज़िकल क्लास का हिस्सा नहीं बन रहे। तो ये चीज़ बेटा क्लियर रखिए, ये 2 अलग अलग सर्विसेज हैं, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब अगर आप वर्चुअल, ये जो क्लास यहाँ पर इन्होंने शाहिद साहब ने प्रेजेंट किया है, अगर आप इसके स्टूडेंट हैं, तो एक, चूँकि वो कैमरे के पार भी दुनिया बैठी है, रियल टाइम क्लासेस नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि क्लास चल रही है लाइव और आप उसका हिस्सा नहीं, क्योंकि जो हमारा जो राइज का जो तरीका है, जो तरीका वारदात है, वो ऐसा नहीं है कि इतने से कैमरे की स्क्रीन में आपको टीचर का मुंह नज़र आ रहा है और वो उस वक्त लाइव बोल रहे हैं और आपको उनकी स्क्रीन शेयर हो रही है, ऐसा नहीं है। मतलब लाइक जूम मीटिंग वगैरह नहीं है। हमारा स्टाइल ये था कि पूरा क्लासरूम वाला एक फ्लेवर होना चाहिए, तो वो तभी हो सकता था अगर ये रिकॉर्डेड शक्ल में मिले। क्योंकि आप देखिए, अगर एक पूरा इस क्लास में जो इस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरे इस रूम की बोर्ड पे, अगर ये लाइव आप तक पहुंचेगी तो ये ज़्यादा हैवी फाइल होगी, इसमें स्ट्रीमिंग के मसले ज़्यादा हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो फिज़िकल क्लास में पढ़ाया जाएगा, जैसे ये कैमरामैन यहाँ पर खड़ा है, फिज़िकल क्लास में कैमरामैन यहाँ पर होगा, इस क्लास की पूरी वीडियो बनेगी। ये सारी वीडियोज़ एक पोर्टल पे रख दी हैं जो राइस की प्रॉपर्टी है। आपको उनको एक्सेस करने का, अगर आप वर्चुअल के स्टूडेंट हैं तो आपको उनको एक्सेस करने का लॉगिन पासवर्ड मिलेगा। आप इन लेक्चर्स को, ये जो इन्होंने कहा ना डाउनलोड कर रहे हैं, ये असल में डाउनलोड करके अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही होगी, आप इसको खिदमत खल्क के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। ये जस्ट ऐसे ही है कि आप बस ऑफलाइन देखना चाह रहे थे, जिस तरह यूट्यूब पे अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियो ऑफलाइन देखना चाहते हैं, आप उसको डाउनलोड पे क्लिक कर दें, वो आपके हिस्ट्री, वो जो लाइब्रेरी है उसमें सेव हो जाएगी। अब उसके बाद अगर इंटरनेट नहीं है, वो फिर भी प्ले हो सकती है, लेकिन वो जस्ट ऑफलाइन प्ले हो रही है, वो डाउनलोड नहीं हुई है, आप उसको उठा के कहीं और ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से ऑफलाइन सर्विस के लिए ये डाउनलोड की ऑप्शन है, आपकी डिवाइस के अंदर सेव हो गई, अब आप ऑफलाइन उसको जितनी दफ़ा मर्जी प्ले करें।
लेकिन वो प्ले VLC में नहीं होगा, वो इसी एक्सवास्ट में होगा। अच्छा, इसकी भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। ये बात क्लियर है ना, दो अलग अलग सर्विसेज हैं, ठीक है, एक टिकट में दो मज़े नहीं हैं, ये दो अलग अलग सर्विसेज हैं। ये जो आपको ये एक्सवास्ट के बारे में कहा गया, जैसे स्टूडेंट ने पूछा कि हम गूगल यूज़ नहीं कर सकते, पहली बात तो मैं आपको ये आप ही से पूछूंगा और आप इस पर अगर ईमानदारी से कहेंगे तो आप उसका जवाब सही देंगे। राइज की तरफ से एक एफर्ट है, ये आपको एक सर्विस दी जा रही है। क्या राइज का हक है कि वो अपनी सर्विस को सिक्योर कर सके या नहीं है? नहीं हक है। अब जब हक है तो उसको सिक्योर करने, चूंकि फनकार जो है वो मौजूद हैं, तो उसको सिक्योर करने के लिए एक रास्ता ये मिला है कि ये एक सिक्योर तरीका है। ये एक बाकायदा उसको राइज ने ख़रीदा हुआ है, इनको सर्विसेज ली हुई हैं। ये एक सिक्योर्ड ब्राउज़र है, जितनी फनकारियाँ लोग लगा सकते थे वो उन्होंने फनकारियाँ लगा के सारी टेस्ट कर ली हुई हैं। आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते। अब ये एक सिक्योर्ड सारा पोर्टल है और वो सिक्योर्ड ही है, और आपको सिर्फ खिड़की खोल के उसको देखने की इजाज़त मिल रही है। आपको वीडियोस हैंड ओवर नहीं हो रही कि जाओ बेटा इसको इस्तेमाल करो और जिसको मर्जी बांटो, ये ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि राइज का हक है इस चीज़ को, इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसकी सिक्योरिटी उसका हक है या नहीं है? है हक। अब वो एक प्रॉपर्टी है, आप उसको देखने का खिड़की खोल के सिर्फ राइट ले रहे हैं, और वो भी आपको एक सेशन के लिए राइट मिल रहा है। आप इस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं बन रहे। अब इसमें ये जो मैंने एक बात को क्लियर करनी थी कि ये क्यों VLC पे नहीं चल सकता या क्यों गूगल पे नहीं चल सकता, क्योंकि एक सिक्योर्ड पोर्टल है जो इन्हीं के मेयर्स के मुताबिक ही चलेगा। क्योंकि राइज का हक है सिक्योर करना कि नहीं है? है। अच्छा, ये तो मैंने एक चीज़ क्लियर करनी थी। अब वो जो उन्होंने मुझे कहा कि वो बयान करना है, असल में सिर्फ क्योंकि फेसबुक पे देखता हूँ जब बच्चों के कमेंट्स इसके हवाले से चल रहे होते हैं, ये जो इस वक्त राइज की आपके साथ ट्रांजैक्शन होगी, जैसे शाहिद साहब ने भी बताया, अगर आप अंदर से चोर हैं ना, तो फिर तो मेरी बात का फ़ायदा नहीं है आपको। अगर आप अंदरों चोर हैं तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता मेरी बात से। अब आप चाहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते तो आप कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप वाकई इथिकली, चलो मैं अगर रिलीजन की बात में, अगर वैसे तो रिलीजन ही सबसे आगे है, लेकिन चलें आप कहें जी मैं रिलीजन को नहीं मानता, आप बस मुझसे लीगल बात करें। अगर आप लीगली, इथिकली, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन का हिस्सा हैं उसको इथिक्स एक हिस्सा बनाया गया है, तो जब आपको एक सर्विस बेची नहीं गई, एक सर्विस दी गई है कि पड़े हुए हैं लेक्चर्स, खिड़की खोल के उनको देख सकते हो, आपको इसी बात पे ही एग्री करके फीस लेके ये सर्विस दी जा रही है। अगर आप बेटा ये समझते हैं ना कि आप किसी भी तरह इन वीडियोस को किसी भी तरह डाउनलोड तो खैर नहीं कर पाएंगे, वैसे रिकॉर्ड कर लें, मोबाइल रिकॉर्ड कर लें, या कोई हाई फाई किस्म का टेक्नीशियन हायर करके वो ये वीडियोस किसी तरह आप तक पहुंचा दे, और आप ये समझें कि अब आप दुनिया की मदद करने के लिए, उन गरीब तलबा की मदद करने के लिए जो बेचारे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनसे ये शेयर करेंगे, तो फिर ये ऐसे ही है कि आप बैंक लूटें और गरीबों में पैसे बांट दें। अब आप ये बताइए, जितना भी आप बड़े समझदार दीन की समझ रखते हैं, अगर आप बैंक लूट के गरीबों में बांट दें तो ये आप सवाब का काम कर रहे हैं कि गुनाह का काम कर रहे हैं? जिनको लगता है सवाब का काम कर रहे हैं वो ये काम ज़रूर करना, ये काम ज़रूर करना। इसकी मैं आपको इस तरह से मिसाल दे देता हूँ कि जब इंसान किसी की मदद करता है तो अल्लाह के लिए करता है या लोगों को दिखाने के लिए करता है? अगर आखिरत पे यकीन है तो अल्लाह के लिए करते हैं। आप एक चीज़ इमेजिन करिएगा, बादशाह के सामने आप एक तोहफ़ा पेश कर रहे हैं, हदिया पेश कर रहे हैं, जी मैं आपके लिए हदिया लेके आया हूँ। बादशाह खुश होगा या नहीं होना चाहिए? खुश होना चाहिए। अब जब बादशाह ने वो डब्बा खोला तो गटर से निकाली हुई गंदगी रखी हुई थी इसके अंदर। अब बादशाह खुश होगा या गुस्सा करेगा? ये मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ आपसे। गुस्सा करेगा या खुश होगा? गुस्सा करेगा। बेहतर था कि आप उसको तोहफा ना देते, बेहतर था कि आप हदिया पेश ना करते। अब अपेरेंटली आप हदिया पेश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप गटर से निकाली हुई गलादत पेश, बेशक परफ्यूम छिड़क लें इसके ऊपर, लेकिन है तो वो गलादत ना। अब आप उसको जब डब्बे में गलादत हदिया, सर मैं आपके लिए हदिया लेके आऊँ बादशाह सलामत, तो बादशाह सलामत इस पर गुस्सा ही करेंगे अगर गैरतमंद हुए तो ये जब इंसान किसी की मदद करता है, सदका करता है और दिल में नियत ये है कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए है, तो जब चोरी का माल आप सदका करेंगे
तो ये ऐसे ही है कि आप गटर की गलाजत निकाल के उसको तोहफा दे रहे हैं। तो आपको इस पर सवाब मिलेगा कि आपने सदका किया है? नहीं। तो मैंने आपको बस ये चीज़ कन्वे करनी थी, क्योंकि कई बच्चों को इस बारे में पता नहीं है, तो मैंने बताना अपना फ़र्ज समझा है। बाकी जिसने अंदर से करना है वो उसने करना है, उसको मेरी बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन लोगों को बात का फ़र्क पड़ सकता था बेटा, मैंने उनको नसीहत की थी कि ये राइज़ की प्रॉपर्टी है और आपको 6 महीने के लिए लेट से इस खिड़की खोल के इस लेक्चर को देखने की इजाज़त मिल रही है। अब आप खिड़की के अंदर हाथ डालें और सामान उठा के चोरी करके ले जाएं, बाकी में बांट दें, तो ये चोरी हुई। अब आप इसको जो मर्जी नाम ले दें, बहरहाल जी चोरी हुई। और अगर आप मुझे आगे से ये बात करेंगे कि सर आपको पता है ये जो बाहर इन्होंने ये जो पार्किंग बनाई हुई है ना, ये किसी को पैसे दे के जगह ली हुई है, अच्छा भी की हुई है, तो क्या चोर के घर में चोरी करना अलाउड होगा? हैं? अगर कोई चोर है तो उसके घर में चोरी करना जायज़ हो गया? नहीं ना। तो आपके लिए सिर्फ इतनी बात रेलेवेंट है कि ये ट्रांजैक्शन आपसे इस वादे पे की जा रही है कि ये आपका सिर्फ खिड़की खोल के देखने का राइट था, उसको चोरी करके डाउनलोड करके दूसरों की खिदमत के जज्बे के तहत आगे पहुंचाना ये आपका राइट नहीं था। अब इसका काउंटर आर्गुमेंट ये नहीं हो सकता कि वो विंडोज भी ये जिसपे ये इन्होंने प्रेजेंट किया ना, विंडोज चोरी की। क्यों भाई हाय साहब, चोरी की विंडोज शायद ना। तो हमारा आपका ताल्लुक इस सर्विस से रिलेटेड है, ठीक है। ये इस सर्विस की कुछ इथिक्स इन्वॉल्व थी जो मैंने आपके सामने बेटे रखी हैं। अगर आपने करना है तो वो आपका काम है, लेकिन ये बात मेरी याद रख लीजिएगा, अगेन ये बात अगेन यकीन मान की है, अगर हम कोई काम जो कि गलत हो, इल्लीगल हो, हराम हो, कर लें और अपनी तरफ से उसमें पूरी एफर्ट भी डाल लें, उस काम में अल्टीमेटली खैर होगी या नहीं होगी, ये किसका डिसीजन है? ये अल्लाह का डिसीजन है। तो जब आप कोई भी काम अपनी तरफ से एफर्ट करके कर ही नाफरमानी रहे होंगे, तो मेरे बच्चों उसमें से खैर उठ जाएगी अल्लाह की तरफ से, और जब खैर उठ जाएगी तो उसके फिर कहाँ कहाँ क्या क्या असरात होंगे पता नहीं। चलें, बस ये बात आप तक पहुँचानी थी। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, और वो आप किसी रेलेवेंट टीचर से करना चाहें रेलेवेंट टीचर से कर लीजिए, जमील साहब से करना चाहें जमील साहब से कर लीजिए, जो शाहिद साहब जिन्होंने आपको इस टेक्निकल नॉलेज दिया है उनसे करना चाहते हैं आप उनसे कर लीजिए। अब आप सवाल पूछ सकते हैं जिनसे भी आप करना चाहें। आप आ जाइए, कोई बात नहीं, आ जाएगी। सो एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन या सिर्फ चाय का इंतज़ार हो रहा है? नहीं, जी जी प्लीज़, जी जी प्लीज़ दोबारा कॉर्पोरेट लॉ की बात कर रहे हैं आप? ओके अच्छा, एज़ कम्पेयर टू टैक्स इसमें इतनी चेंजेस नहीं आती, बहुत स्लाइड चेंजेस होती हैं। अगर से ऐसे कि बजट की वजह से 20-30% सिग्निफिकेंट चेंज आता है, तो ऐसा कॉर्पोरेट लॉ में नहीं होता। कॉर्पोरेट लॉ में स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई रेगुलेशन या तो एंटर हो जाता है या बाहर निकल जाता है, और उसका इम्पैक्ट से इस तरह नहीं होता कि आपको ये रियलाइज़ ना हो सके कि यार ये अब पर्टिकुलर किधर इम्पैक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्पैक्ट नज़र आता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक रेगुलेशन आ गया, से पोस्टल सर्विसेज या ई वोटिंग के हवाले से कोई नया रेगुलेशन आ गया तो वो इंसर्ट हो जाएगा। उसका प्रॉपर एक स्पेसिमेन आई की तरफ से शेयर भी हो जाता है कि ये सिलेबस में हम टेस्ट कर रहे हैं इस फर्दर अटैम्प्ट में। सो बट स्टिल लॉ के लिए हमेशा ये बात एक्सेप्टेबल होती है। अच्छा, मैं अब ये कहता हूँ, पहले ओपन बुक से पहले आई वॉज प्रेफरिंग कि यार ठीक है, इट्स अप टू यू कि जब मर्जी ले लो, लेकिन ओपन बुक में आपको कम अज़ कम मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ एक अटैम्प्ट पहले क्लास लेनी चाहिए। लाइक अगर आपकी अटैम्प्ट से जून में है तो आपको दिसंबर तक अपनी क्लासेस फिनिश करनी है, ताकि आपको एक अटैम्प्ट मिले स्किमिंग की प्रैक्टिस के लिए, कंसाइजनेस के लिए, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है, जब वो बिल्कुल आखिरी 4 महीने में आता है पढ़ने के लिए, तो वो फर्स्ट रीडिंग मुकम्मल करता है बड़ी मुश्किल से, और स्किमिंग का उसे टाइम नहीं मिलता, और ना ही वो कभी पेपर पे लिख के देखता है कि यार पेपर में कि मुझे लिखना भी आता है कि नहीं आता। ठीक है, सो ये क्योंकि आप सब एंगेज होते हैं लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, आप भूल जाते हैं लिखना। सो ये एक एलिमेंट है जो मेरा ख्याल है कि अब आपको 6 मंथ्स पहले अपनी क्लासेस जो हैं वो फिनिश कर लेनी चाहिए। सो ये मेरी एडवाइस है। और कोई क्वेश्चन किसी का? जी जी बेटा। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हम 4 पेपर लें, तो अगली अटैम्प्ट में हमारी फिर क्या मतलब होगी इसकी, कि उसके लिए हम 3 लेंगे, 2 लेंगे? जिस तरह अभी आपने कहा अगर हम BFT फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए चूज़ करते हैं, उसके बाद अगर हम ये ले लेते हैं लॉ का, तो उसको फिर किस तरह से कवर करेंगे? पहले पेपर पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा। ये बेटर सर मेरा ख्याल है सवाल ये है कि पहले अटैम्प्ट में अगर 4 पेपर अटैम्प्ट कर लिए
तो फिर अगली अटैम्प्ट्स में क्या करना है? मैंने ना आपको सिर्फ पहली अटैम्प्ट के लिए गाइड किया है, अगली अटैम्प्ट्स में क्या करना है ये पहली अटैम्प्ट के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अभी पहला सवाल ये है कि 4 पेपर में अपीयर होना है या नहीं होना, उसके बाद अगला डिसीजन रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, तो वो अभी उसका जवाब नहीं है। तो मतलब अगर हम बीएफटी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए चूज करें तो लोअर मैनेजेबल हो जाएगा, उसके लिए भी मतलब गाइडलाइन प्रोवाइड की? अच्छा चले मैं ये कह देता हूँ कि चलें आपने 4 पेपर दिए और चारों पास हो गए, मतलब चारों ही पास हो गए, अब आगे क्या करें? आप बिल्कुल कर सकते हैं 2 पेपर भी पढ़ सकते हैं। देखें जब आपने चारों पेपर पास कर लिया ना तो आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई है। अब आप अगली अटेम्प्ट के अंदर बिल्कुल 4 भी मजीद कर सकते हैं, क्योंकि इस बिल्कुल कर सकते हैं। देखें ये जो CFAP है इससे पहले मॉड्यूल E और F हुआ करता था, तो मॉड्यूल E पास करते करते लोगों को टाइम लगता था, कर लिया। अगली अटेम्प्ट में मॉड्यूल F के 4 पेपर पढ़ते थे, ऑडिट, BFD, टैक्स, और ऑडिट तो पीछे शिफ्ट हो गया था शायद, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये पेपर पढ़ा करते थे। वो पुराना बंदे भी, अच्छा वो सलमान साहब भी थे, हाँ तो वो लोग भी 4 पेपर बिल्कुल कर लिया करते थे। तो आप पहला फोकस इन 4 पे करें, पास हो गए अल्लाह करे, फिर आप अगली अटेम्प्ट में बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर 2, 3, 4 सारे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल पॉसिबल, लॉ भी पॉसिबल है उसके अंदर। सलमान साहब के कहने का मतलब ये थोड़ी था कि अगर आप एक सेशन पहले क्लासेस पढ़ रहे हैं तो आप अगर उस अटेम्प्ट में क्लासेस पढ़ेंगे तो नहीं कर सकते, नहीं। वो तो उन्होंने ये कहा है कि वो लोग जिनकी अटेम्प्ट 1.5-2 साल बाद, अगर आप पास कर गए चारों और अगली अटेम्प्ट में आप लॉ करना चाहते हैं, बिल्कुल पास कर सकते हैं, बिल्कुल पास कर सकते हैं, गोल्ड मेडल भी ले सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन, एनीवन, कोई और? सर एक और क्वेश्चन। जी बेटा। सर फर्स्ट सेशन में हम 2 लेंगे, अगले सेशन में 2 लेंगे, तो जो थर्ड सेशन होगा हमारा जिसमें हम अपीयर होंगे, चारों पेपर हम खुद ही मतलब सेल्फ स्टडी रिवीजन करेंगे? ऑब्वियसली वो एक्चुअली में वो टाइम आपने यूटिलाइज करना है जो आपने कर दिया उसे पॉलिश करने में। अगर वो भी आप टीचिंग लेक्चर्स में वेस्ट कर देंगे तो फिर शायद आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। वेस्ट नहीं, ओह सॉरी कंज्यूम करना, कंज्यूम इज अ गुड वर्ड, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है और कोई क्वेश्चन? एनीवन एल्स? ये जो आपको टाइम टेबल है ना ये तो मिल जाएगा। बहरहाल CFAP 1 3 दिन है, जुमेरा जुम्मा हफ्ता, और CFAP 4 ये भी 3 दिन है, पीर मंगल बुध, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी हैं 3-3 दिन, लेकिन वो 1.5 घंटे की हैं। ये जो CFAP 1 और CFAP 4 है ये 3 घंटे की क्लास है, 3 दिन 3-3 घंटे की क्लास। पहले 3 दिन BFD, अगले 3 दिन रिपोर्टिंग, 3-3 घंटे की कंटिन्यूस क्लास है। जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो 1.5-2 घंटे की क्लास है, होंगी वो भी 3-3 दिन। देख लें जैसे आपको आसानी रहे, वो तो मैंने कहा था। मैंने सिर्फ ये कहा है कि CFAP 1 और CFAP 4 की क्लासेस इकट्ठी मत पढ़िए, उसके अलावा आप कोई भी कर सकते हैं, साथ BM कर लो। अच्छा सवाल ये है जी कि फ़िज़िकल क्लास पढ़नी चाहिए या ये जो वर्चुअल क्लास है ये पढ़नी चाहिए? CFAP के स्टूडेंट्स, क्योंकि पिछले साल से सारा मामला शुरू हुआ है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि CFAP के स्टूडेंट्स वर्चुअल को प्रेफर कर रहे हैं, और उसकी वजह उनकी सुस्ती है। सुस्ती किस बात की? कि कौन फर्म में टाइम गुजारने के बाद रात को 3 घंटे बैठे। ये असल में वो सुस्ती है जो आपको लग रहा है कि आप वर्चुअल क्लास लेके फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपको नुकसान हो जाएगा अगर आप इस सुस्ती की वजह से वर्चुअल क्लास लेने लगें। इसके लिए अपने दिल में ना बिल्कुल ईमानदारी से रहिएगा। अगर आप वाकई समझते हैं ना कि आप वर्चुअल क्लास फ़ायदे के लिए लेना चाह रहे हैं, इसके बहुत फ़ायदे हैं, वर्चुअल क्लास लेने के बहुत फ़ायदे हैं। आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से दिन में टाइम रख लें कि किस टाइम लेक्चर सुनना है, जहां पर ना समझ आए रिवाइंड करें फिर सुन लें। अब आप यहाँ फिजिकल क्लास में तो सर को बार बार पीछे नहीं ना दौड़ा सकते, ऑनलाइन में दौड़ा सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं जी, फनकारियाँ भी हो सकती हैं टीचर के साथ। कोई मुश्किल आई लेक्चर वहीं पॉज करिए, पहले नोट डाउन करें, दोबारा सुन लें। तो वर्चुअल क्लासेस के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे बच्चों ये फ़ायदे तब उठाइएगा जब आप वर्चुअल क्लास ये फ़ायदे समझते हुए लेंगे। अगर आप सुस्ती के लिए वर्चुअल क्लास लेंगे तो आपको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि वो आपकी सुस्ती को और बढ़ा देगी। आप कहेंगे अच्छा सुन लेंगे, वीकेंड पे सुन लेंगे, और वो वीकेंड गुजर जाएगा, फिर आपका वो कंपाइल, वो बैकलॉग इकट्ठे होते होते अच्छा महीने के एंड पे ना वो ऑर्डर ख़त्म हो ले फिर सुन लेंगे, और ऑर्डर ख़त्म होने के बाद थोड़ी दुनिया ख़त्म हो जानी है, फिर आपकी कोई और मसरूफियत आ जाएगी।
तो अगर आपने वर्चुअल क्लास लेनी है तो ये समझ के लीजिएगा कि आपने इसके बेनिफिट्स यूज़ करने हैं। फिजिकल में सुस्ती है इसलिए वर्चुअल पे आए, तो आए गारंटी कि आप और सुस्त हो जाएंगे। वर्चुअल में अगर आपने आना है तो उसके फ़ायदे सोच के आना। फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं, आप लेक्चर रिपीट कर सकते हैं, अपने कंफर्टेबल जोन में रह के लेक्चर सुन सकते हैं, ये इसके फ़ायदे हैं। इन फ़ायदों पे लेनी हो तो वर्चुअल क्लास लेना, वरना वर्चुअल क्लास मत लेना। फिज़िकल क्लास जो बच्चा ले वो अपने लिए कंपलसरी करे कि चाहे फम में जितनी मर्जी मेहनत हो रही है, पहाड़ तो नहीं ना तोड़ते हाथ से, हैं, ये नहीं कर रहे होते। जितना मर्जी टफ काम हो, ये जो आपके टीचर्स यहाँ खड़े थे ना, ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पैदाइशी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये प्रोफेशन ऐसे एकदम से बदल गया कि जब मैंने 2005 में क्वालिफाई किया था, ऐसा नहीं है कि हमें सारा दिन वहाँ लूडो खिलाई जाती थी और 4 साल बाद कहते थे मुबारक हो आपके आर्टिकल ख़त्म हो गए। ऐसा नहीं है। काम का प्रेशर तब भी था और पैसे कम थे, अब तो पैसे भी ज़्यादा हैं। तो काम की अगर आप बात समझते हैं ना जी, काम सर बहुत होता है, तो बेटे वो तो इस प्रोफेशन में होता ही होता है। अब आपने फैसला करना है कि आपने अपनी मजबूरियां अपने आप को बता के फेलियर के रीज़न इकट्ठे करने हैं, या है तो है, करना है तो करना है। आपका फैसला है कि आप अपनी उन प्रॉब्लम्स को अपने पे हावी करके, अगर आपने अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पे हावी कर लिया कि मुझे फर्म में काम भी बहुत करना पड़ता है, मैनेजर के साथ भी मेरी कोई नहीं बनती, पार्टनर को मुझसे वैसे ही इख्तलाफ है, हर बंदा मुझसे नफरत करता है, सारी दुनिया बनी इसलिए कि मुझे नुकसान पहुंचाए, अमेरिका की हुकूमत बदली है वो मेरे लिए बदली है। अगर आप इस नेगेटिव सोच के साथ चलेंगे तो मेरे बच्चों आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। आपको कोई फर्म में बिठा के नहीं कहेगा आप प्लीज़ आए बैठे पढ़ें, कोई इंटरेस्टेड नहीं कि आप पेपर पास करें, बिलीव मी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आपकी फर्म, आपके पार्टनर्स, ये मैं ऑनलाइन, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, आपकी फर्म के पार्टनर्स, आपके मैनेजर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पेपर पास हो। उनको किस चीज से कंसर्न है? उनका काम होना चाहिए। ये फैक्ट है, ऐसे ही है। हां, हो सकता है कोई मैनेजर को पार्टनर वैसे दिल का अच्छा हो और वो चाहे कि आपको पढ़ना भी चाहिए, लेकिन बस ये जज्बात कन्वे हो गए, उसके बाद बस आपकी फर्म आपसे सिर्फ काम लेना चाहती है और उसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई, वो इसी काम के लिए तो रखा है उन्होंने आपको। अब ये फैसला आपको करना है कि आप उनके उस काम में अपनी जिंदगी को खत्म कर लें, हावी कर लें, या बैलेंस रख के उनको गोलियां कराने को नहीं कह रहा। ईमानदारी से आर्टिकल्स में काम करें और काम सीखें, काम सीखें। मैं ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जानता हूं जो समहाउ क्वालिफाई कर गए और आता उनको टके का काम नहीं था। तो आपने काम जरूर सीखना है और ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। आप उस काम के बीच में से टाइम निकालेंगे और आपको पढ़ाई करनी होगी। फर्म वाले, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि फर्म वाले कहेंगे कि आज से आपको पेड लीव्स मिल रही हैं, आप साल के लिए छुट्टी पे जाएं और क्लासेस लें, बेटे ऐसे नहीं होगा। काम होगा और आपको उसके बीच में ही टाइम निकालना पड़ेगा। तो जो फिजिकल क्लास में आना चाहता है वो ये तहिया करके आए कि क्लास में पहुंचना है और क्लास को पढ़ना है, फिर फिजिकल क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपने फरार का रास्ता रखना है कि मैं फिजिकल क्लास में आ तो जाऊंगा लेकिन बाद में मैं थोड़ी सी फीस और देके अगले सेशन में ऑनलाइन तो ले ही लेना है, तो फिर आप फिजिकल ज्वाइन मत करिएगा। फिजिकल क्लास ज्वाइन करनी है इरादे के साथ करें, वर्चुअल क्लास ज्वाइन करनी है इस सोच के साथ करें कि फायदे लेने हैं तो वर्चुअल क्लास है। सुस्ती के मारे वर्चुअल क्लास ज्वाइन करेंगे तो और सुस्त हो जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा बोल गया। और लास्ट में एक मैसेज आता है, सर एक वीक एक्सटेंड हो सकती है क्लास, लेक्चर रहते हैं कुछ, सो इनफैक्ट वो लेक्चर लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है बट वो लेक्चर नहीं कवर होते। जी कोई और क्वेश्चन? सर जिस तरह फर्म्स में होता है कि वो आपको आउट ऑफ सिटी भेज देते हैं, तो अगर किसी बच्चे ने फिजिकल में इनरोल करवाया हो तो वो कैसे वो क्लास लेगा जो वो मिस कर चुका है? अच्छा, इसके लिए ना आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे, वाकई जो फिज़िकल क्लास का ज्वाइन कर चुका होगा और उसके वाकई जेन्युइन मसले होंगे, तो वो हम अलहदा से इंडिविजुअली ज़रूर हल करेंगे, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ कस्टमर्स नहीं हैं। टीचर्स की अगर बात करेंगे तो मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स बहुत कीमती हैं, मेरे लिए उनका भला होना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा, यहाँ जितने भी टीचर्स हैं मैं उनकी तरफ से ये बात यकीन से कह रहा हूँ कि जब टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे होते हैं ना, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, तो वो इदारे से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला सोच रहे होते हैं। क्यों जी आसिफ साहब? जी। वो अपने स्टूडेंट्स को पहले रखते हैं, इदारे को बाद में रखते हैं। ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको, दिल की बात बता रहा हूँ। तो जब किसी बच्चे का वाकई जेन्युइन मसला होगा ना, वो आए मिले, उसका यकीनन कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन वो हल जनरलाइज नहीं हो सकता, वो उसके प्रॉब्लम के हिसाब से हल निकलेगा, लेकिन कोई ना कोई हल निकालेंगे इसका।
जी चाहे कि अभी कुछ और क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? क्वालिफिकेशन मैटर करती है कि एक्सपीरियंस, क्योंकि Experience. कुछ बच्चे जो नॉन क्यूसी रेटेड फर्म से भी करते हैं ना, उनके पास क्लाइंट इतने नहीं होते और वो क्वालिफाई कर जाते हैं, तो बाद में उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए अच्छा, इसमें मैं एक क्वेश्चन जी कि क्वालिफिकेशन मैटर करती है कि एक्सपीरियंस, और समटाइम्स नॉन क्यूसीआर फर्म से स्टूडेंट आर्टिकल कर रहा होता है जहाँ पे इतना लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं होता। आई मस्ट से कि आप किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, एक छोटे से एक्सपीरियंस की बात शेयर करूँ, अगर आप बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर एक काम करने जाते हो, आप एक पुर्जे के तौर पे काम करो, तो आपका डेली बेस पे एक ही काम है, आपने ये काम परफॉर्म करना है और आपकी ड्यूटी ख़त्म। जब आप नॉन क्यूसीआर रेटेड या स्मॉल फर्म्स में काम कर रहे हो तो आप हर तरह का काम कर रहे होते हो, हर तरह का। आप कंसल्टेंसी में भी काम कर रहे होते हो, कोई असाइनमेंट आ गई है, आप ऑडिट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप टैक्स में भी, रिटर्न्स का सीज़न आ गया, आपको टैक्स में इन्वॉल्व कर लेंगे क्योंकि स्टाफ कम है, वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, तो डेफिनेटली आपको टैक्स में इन्वॉल्व। तो इनफैक्ट मेरा अपना ये ख्याल है कि स्मॉल फर्म्स, जो साइज़ फर्म्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट फील करता है कि यार मैं सीख नहीं पा रहा, इनफैक्ट वो अपनी शायद अपनी हरकतों की वजह से या अपनी नीयत या एटीट्यूड की वजह से नहीं सीख पा रहा होता, बट ऑनेस्टली वहाँ पे सीखने को ज़्यादा होता है। डिपेंड करता है आप अपना पोटेंशियल कितना शो करते हो, ठीक है। सो इफ़ आई एम से आई एम नॉट फ्रॉम द बिग फोर, मेरे इलियास सईद कंपनी से आर्टिकल्स हैं और मैंने हर डिपार्टमेंट में काम किया, हर डिपार्टमेंट में सीखने को मिला बेतहाशा। जब वर्कलोड बढ़ा टैक्स सीजन में तो रिटर्न्स भी की, वापस कंसल्टेंसी, हालांकि मैं ऑडिट का कैंडिडेट था। सो मेरा ख्याल है मैंने ज़्यादा सीखा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फर्म, जहाँ पे मुझे रिस्ट्रिक्टेड था कि मैंने सिर्फ टैक्स करना है या मैंने सिर्फ ये 1.5 साल टैक्स में रहना है, 1.5 साल ऑडिट में रहना। नहीं, मैं रोटेट करता था डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड, किस डिपार्टमेंट में वर्कलोड ज़्यादा, तो मैंने बहुत ज़्यादा सीखा, ठीक है जी। प्लीज़, ये सवाल का ही जवाब है, लेकिन उसमें एक नसीहत भी है, मजबूर हूँ नसीहतें करने शुरू हो जाता हूँ मैं। आप अगर ये बेटा समझते हैं ना कि फर्म ने आपको कुछ देना है और फर्म की जिम्मेदारी है आपको देना, और आपके अंदर स्किल, काबिलियत, एक्सपीरियंस, आपका अगला कैरियर अच्छा बन जाना, ये फर्म आपको दे और सिखाए, तो आप कुछ नहीं सीख सकते। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप अभी तक जितना भी आपको एक्सपोजर मिला हो, मैं अभी यहाँ नाम नहीं पूछूंगा आपसे, ना ही नाम लूँगा, तो ब्रांडिंग शुरू हो जाएगी, इलेक्शन में काम आएगी। मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि आप ज़रा सोचिए खुद से, आपकी मेमोरी में जो भी कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चाहे वो जिस फील्ड के मर्जी हों, आप अपनी एक्सपोजर के मुताबिक कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अगर नाम सोचेंगे ना, तो क्या वो सारे बिग फोर के होंगे? नहीं होंगे। ऐसे होंगे भी, और ऐसी फर्म्स के भी होंगे जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। अच्छा चलें, एक नाम मैं ले लेता हूं क्योंकि अभी प्रेसिडेंट थे और इस प्रोफेशन के बहुत सारे लोग उनके शागिर्द हैं, इसलिए मुझे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। जाफर हुसैन साहब, आप जानते हैं उनके बारे में? क्या आप समझते हैं कि वे कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? बिल्कुल हैं, कोई शक नहीं है। क्या वो फर्गुसन के क्वालिफाइड? नहीं। वो सम के हैं जिनका आपको नाम भी नहीं पता होगा, जिसका आपको नाम भी नहीं पता होगा। तो बात यह है कि अगर आपका एटीट्यूड ये है ना कि आपको जो काम मिले आप अच्छा करें, आप यकीन करें आपके अंदर स्किल आ जाएगा। इवन कि अगर आपकी फर्म आपको 1 साल के लिए, 1 साल, 3.5 में से 1 साल बहुत होता है, बुक कीपिंग पे भी बिठा देती है। वैसे तो लगता है कि जुल्म है। बुक कीपिंग की असाइनमेंट्स की हैं कभी किसी ने? बुक कीपिंग की भी कुछ असाइनमेंट्स होती हैं। अगर आपकी फर्म 3.5 साल में से अगर 1 साल भी आपको बुक कीपिंग पे बिठा देती है ना, चलो मैं इससे भी नीचे दर्जे का काम बना देता हूं, अगर आपकी फर्म को कोई ऐसी असाइनमेंट मिली है कि जिसने सिर्फ जीआरएन बनाने, गेट पे बैठ के सिर्फ जीआरएन चेक करने, और अगर वो वहां भी आपको साल के लिए बिठा देते हैं, अगर आपकी ये नीयत होगी ना कि जो काम मिला है आपने अच्छा करना है, आप यकीन करें आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। बस ये नीयत रख लें कि आप जिस भी फर्म में हैं आपने पहले गिव करना है, उसके बाद अगर आपको वहां से कुछ मिल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। आप जो भी काम करें, जितना भी काम करें, जिस मर्जी डिपार्टमेंट में करें, खलूस के साथ, मेहनत के साथ करें। मैंने अपने दोस्तों में उन लोगों को कामयाब होते देखा है जो भी काम करते थे वो मेहनत से करते थे, और जिन लोगों को मैंने शिकायती एटीट्यूड देखा है कि फलाना ये नहीं करता, फलाना ये नहीं करता, उसने मेरे साथ ये नहीं किया, उसने मेरे साथ ये नहीं किया। वैसे तो बात चेंज हो रही है, लेकिन दोज़ख में औरतों की कसरत किस वजह से है? नाशुक्री की वजह से, नाशुक्री की वजह से।
ये जो नाशुक्री का एटीट्यूड है ना, ये आपको कहीं का नहीं रहने देगा। तो बेटे ये बात आप दिल से निकाल दें कि फलानी फर्म में आपको ये एक्सपीरियंस मिल रहा है तो इस वजह से आप अच्छे बनेंगे, नहीं। आई गारंटी यू कि आप किसी निस्बतन लो फर्म में हो लेकिन नीयत से काम करें, वर्सेस कोई और स्टूडेंट जो टॉप फर्म में है, बेस्ट क्लाइंट्स किए हैं उसने, वो क्लाइंट्स किए हैं जो मैनेजर सिर्फ अपने चुनिंदा लोगों को कराते हैं, वो निस्बतन छोटी फर्म वाला बेहतर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। आई गारंटी यू, बिल्कुल हो सकता है। तो अपना एटीट्यूड रखिए कि जो काम फर्म देगी अच्छी नीयत के साथ, खुलूस के साथ करना है। चाहे आपको चाय बनाने पे क्यों ना लगा लें, ऐसा करते नहीं है वैसे, अगर चाय बनाने पे भी लगा लेना, आप वो भी खुलूस से करें। आपके काम में निखार, आपके अंदर ईमानदारी, आपके अंदर ईमानदारी उस खुलूस की वजह से अल्लाह ने डालनी है, और आपकी उसी खुलूस की वजह से आपका कैरियर आगे वो अल्लाह बना देंगे। तो जो काम भी करें बस ईमानदारी से, खुलूस के साथ करें, फर्म से डिमांड करना छोड़ दें। जी, चाहे और क्वेश्चन? जी, एनी क्वेश्चन? सेशन एंड करें जी? चल, ठीक है। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आई थिंक ऊपर है सर अरेंजमेंट? जी प्लीज़, ऊपर अरेंजमेंट है रिफ्रेशमेंट का। कौन गाइड करे? जमील साहब आपको गाइड कर देंगे इस हवाले से, ठीक है? थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू।